PJ never disappoints. जो डम एक्टर्स हैं जिन्हें लिटरली माइक नहीं देना चाहिए बोलने के लिए आई थिंक आप ना ही आओ तो वो आपके लिए बेस्ट होता है, बहुत बेयर मिनिमम दिखो आप। एनिमल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि मैच्योर ऑडियंसेस के लिए सर मैं नहीं चाहता कि भाई हर मूवी फैमिली फ्रेंडली हो। क्यों फैमिली फ्रेंडली हो? एज एन एडल्ट मुझे अडल्ट मूवीज कहाँ मिलेंगी देखने के लिए इंडिया में? किम कार्दाशियन लाइट वर्जन जब आने लगता है इंडिया में तो मुझे थोड़ा सा अंदर अच्छा भी फील होता है कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लिटरली कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए जिंदगी में, अगर ये कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। मुझे पहले लगा कि Amazon मिनी टीवी के लिए ऐसा कुछ होगा, नहीं प्राइम एक्चुअली शो। गांधी जी अम्बेडकर के बारे में ऐसा एक डिबेट सुनना चाहती हूँ जानवी कपूर का। Exactly. It would be very interesting to watch a debate between Ambedkar and Gandhi. वाओ, विल स्मिथ का बेटा था जेडन स्मिथ और काफी यंग था, 19-20 साल का, और वो भी बोल रहा था कि जब वो अपने एज के लॉन्डो के साथ था, पॉडकास्ट पे बोल रहा है कि Dude, like, oh my God, like, can we talk about like the political and economic state of the world right now? भाई बच्चे हो यार, तुमको कैसे कोई सीरियसली ले ले अभी यहाँ पे, ठीक है? और ये एग्जैक्ट सेम चीज जानवी कपूर के साथ होती है, मतलब कि अभी कैसे कोई सीरियस ले ले आपको। PJ bro, thank you so much for coming My on pleasure. AP podcast. My pleasure. Like I think I'm one of those people who is watching you since like I think वो एकदम जो early teens वाला period होता है. हाँ. Since then I think I was watching your reviews and especially the comic books one or the Marvel ones or the superhero ones. So from then I never imagined that I'd be having a conversation with you someday. So yeah, thank you so much for being here. अरे तब तो मैं खुद ही एक बच्चा था। हाँ हम लोग भी मैक्सिमम जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोगों को भी अभी धीरे धीरे एडिटिंग हिट हो रही है. Like most of us are like those people who just finished college this year. So उसके बाद we all are like discovering things and all. हाँ, वो रियल लाइफ में आने के बाद थोड़ा सा लगता है कि अरे हो गया टाइम अभी। हाँ, आपका रहा था ब्रो कॉलेज वाला टाइम पीरियड? मतलब आई वाज जस्ट नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट. नहीं, कॉलेज एक्चुअली में मैं गया था, लेकिन मैं अलग यूट्यूब से पहले एक बिजनेस भी कर रहा था एक फर्म के साथ पार्टनरशिप में, एंड उसी के दौरान में फिर कोविड भी हिट हो गया और यूट्यूब भी पिकअप मतलब कोविड के दौरान में मेरा किया, और उसके बाद मैं गया नहीं फिर कॉलेज। अच्छा, तो आपका कोर्स कौन सा था जो आप ऐसे परस्यू कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, मैं मेरा माइंडसेट क्लियर था 12th के बाद ही कि मुझे मेरा बिजनेस करना है, तो मैंने क्या कहते हैं BA आर्ट्स से अपना कॉलेज एप्लीकेशन डाल दिया था, एंड करीबन 6 महीने अराउंड 1 साल ऑन एंड ऑफ जाता रहा कि मतलब ये निकाल तो लूँगा ही मैं बाकी। लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली कोविड हिट हुआ, एंड उसके बाद जब यूट्यूब पिकअप कर लिया तब 2 साल जब आप ना पेन पेपर उठाओ तो फिर क्या एकदम नहीं हो रहा मेरे से और ज़रूरत भी नहीं है। तो ये DU का था आपने जहाँ अप्लाई किया था? कोई DU कॉलेज था ये? नहीं, ये मेरे शहर का ही था, मेरे शहर का कॉलेज था। हाँ, और आपने 11th 12th में फिर अपना कॉमर्स लिया होगा? हाँ। और आपका ना एक लाइन है, मतलब आपका मैं ऐसे पढ़ रहा था आपके बारे में, तो बहुत सारे केस स्टडीज या न्यूज़ पब्लिकेशंस में एक लाइन आती है बार बार, दैट PJ नेवर डिसअपॉइंट्स, राइट? एंड आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे. जस्ट लाइक आई सेड, आई वाज वाचिंग योर वीडियोस व्हेन आई वाज लाइक इन माय अर्ली टीनेज. तो तब से आई थिंक 2017-18 वाले पीरियड से लेके नाउ आई थिंक द कंटेंट हैज चेंज्ड रैपिडली, लाइक लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, पता नहीं क्या क्या आ चुका है, नाउ पॉडकास्ट. सो what do you feel kept you differentiated from everyone, right? Because आपकी जो फील्ड है obviously उसमें क्राउड तो है, बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, but still I think you are someone who is able to maintain their USP and audience retention. Like ऐसा नहीं है कि numbers है but views नहीं है, like everything is touch wood at its pace. So yeah, what do you feel is the differentiating factor? मैं I think वो एक कोई कहावत है कि एवरी मैन हैज़ 2 wolves. तो मैंने जब शॉर्ट्स बीच में बूम किया था, और मुझे एनालिटिक्स देखना पसंद है, थोड़ा सा कोल्ड तरीके से बिजनेस को अप्रोच करता हूँ मैं,
एंड जब शुरू शुरू में फन में कर रहा था तब तो निकाल दे रहा था, लेकिन जब एनालिटिक्स पे ध्यान देने लगा, कुछ पैसे भी आने लगे, तब सीरियस हो गया इसको लेकर। एंड इसको लेकर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जब टिकटॉक बैन हुआ था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी पोटेंशियल मैंने मिस कर दी। काश कुछ किया होता तो कुछ ना कुछ रहा होता। टिकटॉक पे ही नहीं, इंस्टाग्राम पे वो नंबर्स ट्रांसलेट हो गए थे लोगों के। एंड मुझे फील हुआ कि ये वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी है। तो मैं नहीं बोल रहा था कि मुझे ट्रांजिशन करना है लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म, लेकिन हाँ, मैं कहते मुझे शॉर्ट फॉर्म पे भी आना है। तो मैंने दूसरा मेरा पेज था जिस पे कैजुअली कुछ भी डालता था बैकअप के लिए, दी पीजे। एंड दोनों चैनल्स को मैं बहुत ही अलग अलग तरीके से अप्रोच करता हूँ। पीजे एक्सप्लेन पे मैं एकदम सीरियस एनालिटिक्स को, रिटेंशन देख रहा हूँ, थंबनेल्स क्या क्या काम कर रहे हैं सब देख रहा हूँ। और द पीजे पे मैं कोई मेहनत नहीं करता। एक साथ 7 रिएक्शन वीडियोस मैंने डाल दी, रात के 12 बजे डाल दी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड, कूड़ेदान कह सकते हैं, मैं कुछ भी करता हूँ उसमें। तो मेरी बहुत वो फेमस कहानी है शॉर्ट्स वाली कि शॉर्ट्स पीजे एक्सप्लेन पे मेन स्ट्रीम बनाने से पहले मैंने 100 शॉर्ट्स दी पीजे के लिए बना के रखे हुए थे कि मुझे डेटा जानना था कि कहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने 50 जब बनाए, 100 बना के रख लिए थे, 50 बना के जब शेड्यूल कर दिए तो मुझे डेटा मिल गया कि ओह एक्चुअली में यहाँ गलती हो रही है, यहाँ रेपिटेटिव सा फील हो रहा है और क्या अलग करना है मुझे। तो मेरे ख्याल से जब मुझे कोई चीज़ मिल जाती है काम करने के लिए, क्लैरिटी, तो मैं हासिल करने से पीछे नहीं हटता। हाँ। और इसमें आपका अभी ऐसे डू यू हैव लाइक अ बिग टीम और 3-4 पीपल ओनली दैट आर विद यू? नहीं, अब बिग टीम तो आई थिंक मेरी पिछले रफली एक साल से कोई टीम नहीं है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग एडिटर्स हैं। एक एडिटर है जो राइटर भी है, तो काफ़ी एफिशिएंट वे में मैं काम करना पसंद करता हूँ कि ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा केओटिक ना हो। अभी बीच में थोड़ा सा टीम के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो टेस्टिंग फेजेस में ही है। तो मोर ऑफ यूर लाइक अ फ्रीलांस पर्सन। हाँ, काम आया, फ्रीलांस के लिए दिया एंड लेट्स गेट इट डन। हाँ, गॉट इट। एंड वन मोर थिंग अबाउट योर वीडियोस ब्रो, लाइक आई थिंक मैं खुद भी आज उसका विक्टिम बना, क्योंकि टुडे आई थिंक द ओनली थिंग आई वाज डूइंग वाज लाइक वाचिंग योर वीडियोस आइदर अबाउट आई थिंक वो सत्यम शिवम सुंदरम पे आपने वीडियो बनाया था, मैं वो देख रहा था। एंड ऑल्सो सम वीडियोज अबाउट लाइक द बॉयज सीजन 4 का जो आप बता रहे थे। सो द ओनली थिंग दैट आई हैव नोटिस कि मैंने भाई उसको पूरा देखा, यूट्यूब ऐड आए बीच में, कोई कॉल आए, कुछ आए, मैंने उसको पूरा देखा। सो आई वाज एबल टू लाइक स्टिक देयर। ब्रो, what do you do for like such a good scripting? Like it seems fine. मतलब कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग नहीं हो रही आज के टाइम में जो आप अब अपने वीडियो कंटेंट क्रिएशन में कर पा रहे हो। So what's the secret sauce here? मैं मूवी टीवी सीरीज काफ़ी देखता हूँ, तो हर बार मैं थोड़ा सा इंस्पायर तो हो जा रहा था। जो अभी एक परफॉर्मेटिव राइटिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसको एक प्रोसेस अपना राइटिंग का कहता हूँ, ये है मेरी परफॉर्मेटिव राइटिंग कि मैं उसे परफॉर्म कर सकूँ, चाहे जो भी, चाहे ह्यूमर हो, 2 सेकंड का जोक या फिर कोई ड्रामा दे रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा फिलोसफी पे ज़्यादा एम्फेसिस देता था कि एक्चुअल में लोग कुछ हैवी लेकर जाएं इधर से। करीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, ऐसे मैं उस टाइम ऐसे लिखता था। लेकिन बाद में पता चल, जब रियलाइज़ हुआ ना आपको पेज का पोटेंशियल कि यार मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और लोगों को एक फ़िलॉसफी बेच रहा हूँ, नहीं सस्टेन करने वाला। तो जो चीज़ सीख रहा हूँ मैं, फ़िलॉसफी या फिर साइकोलॉजी, तो मैं क्यों ना इम्प्लीमेंट करूँ वहीं ऑडियंस के ऊपर, क्यों ना उसे अपने फ़ायदे में लूँ। एंड धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ तब मैं वीडियो के बारे में ना सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करते टाइम कैसा होगा। आप मेरे लिए था कि पेपर के साथ जस्टिस आप कर दीजिए कि सुनने में जो उठा के अगर अचानक से पढ़ भी ले स्क्रिप्ट, मेरी वीडियो ना देखे, तो वो एटलीस्ट पढ़ने में कैप्टिवेटिंग हो कि वो क्या था। हमेशा उसकी थोड़ी सी पंक्चुएशन ध्यान में रख कर, और देखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे वाई, यहाँ पे आर होना चाहिए, तो मतलब दिखने में स्क्रिप्ट थोड़ी सी सुंदर लगे, और उस पर थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ। एंड थोड़े से एक्स भी हो गए थे कि जब मैं सोचा था कि हर बार मैं नहीं कर सकता, मीटिंग्स, ट्रैवल है, तो बाकी राइटर्स को मैं इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था कि यार तुम भी भेज के बताओ, मैं कुछ चीज़ें सीख ही लूँगा।
तो उनमें तो ऐसी काफ़ी कमियां देखी जिनमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी शायद दिग्विजय पे एक ऐसी वीडियो बना सकता हूँ कि यूट्यूब की परफॉर्मेटिव राइटिंग आप कैसे लिख सकते हो। लेकिन मेरे लिए यही था कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं सिर्फ लिखने पे ध्यान दे रहा हूँ, ना कि वो रिकॉर्ड करते टाइम कैसा होगा, बाद में उसमें क्या नुक्स करना, क्या कहाँ उसे एम्पलीफाई करना, वो बात की बात है। और इसमें एक चीज आप कैसे करते हो, जैसे डू यू लाइक राइट एवरी डायलॉग, एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग इन द वीडियो, और यू जस्ट ब्रीफली प्लान कि मेरे को इस बारे में बात करनी है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो आप बस उसको उस टॉपिक के बारे में लिखते हो? मैंने बहुत कोशिश की कसम से इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स को सुनता दिखता था कि वो बस ऐसे बुलेट पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर मतलब बोल देते हैं कि क्या क्या है टॉपिक के बारे में। और मैंने बहुत बार कोशिश की, मतलब 1-1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो जा रही थी और फिर एडिट करने में भी उसे तकलीफ हो रहा है, अभी निकलने 5 मिनट 7 मिनट है उससे। मैंने बहुत कोशिश की, हो नहीं पाया। लेकिन मुझे अभी भी याद है मैं बाहर था और मेरे फ़ोन पे मैं अमेज़ॉन पे देख रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर 14,000 का है, तो थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे लिए। और 14,000 उसमें मतलब कि बस शीशा ही था, उसके नीचे आप ऐसे अपना फ़ोन रख के, एक सॉफ्टवेयर है उसमें ऐप पे, तो ऐसे आता रहता है। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं लिख तो सही लेता हूँ, लेकिन मैं ऑन स्पॉट क्या बोलना है वो थोड़ा सा हिचकिचा जाऊँगा, इसीलिए डिटेल में लिख लेता हूँ पहले, फिर वही चीज़ मैं पढ़ के निकाल देता हूँ। जैसे कि अभी 1-2 स्क्रिप्ट्स लिख के रख लिया मैंने, एंड अब मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। ऑन द टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय कुछ आ गया ऐड करने के लिए, अच्छा है तो मैं कर दूंगा, और फील हो जाएगा, अगर मेरा एडिटर है उसे फील हो जाता है कि ये चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं है और यहाँ पे वो फंबल कर रहा है क्योंकि वो सोच के बोल रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे लिख के टेलीप्रॉम्प्टर से लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे अपनी राइटिंग पे भरोसा है कि हाँ ये थॉट्स में देके निकल गया, वो सही है। पर टेलीप्रॉम्प्टर का तो आई थिंक वो भी आप लैपटॉप भी रख सकते हो, आई थिंक इतनी सारी फ्री वेबसाइट्स है जिससे वो आप अपने स्क्रिप्ट डाल दी, वो चलती रहती है वहाँ पे। हाँ अभी, लेकिन काफ़ी टाइम से इसे करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अभी क्या ही चेंज करे इंसान। ये कंटेंट क्रिएशन में होता है यार, एक बार आपको एक चीज की आदत हो गई ना कि मैं इसको इसमें करता हूँ, तो फिर वो चेंज करना पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, वो दिक्कत। बिल्कुल। इसमें ब्रो मैं एक टॉपिक पे भी मूव करना चाहूंगा। इट्स अबाउट द स्टाइल ऑफ मार्केटिंग दैट नाउअडेज आई थिंक स्पेशली द बॉलीवुड पीपल आर नाउ फॉलोइंग। वेब सीरीज वाले तो कर ही रहे हैं, बट प्रॉपर बॉलीवुड वाले भी, कि ये वेब सीरीज की प्रमोशन करने के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे हो, आप पॉडकास्ट करने जा रहे हो, पीआर एजेंसीज एकदम अलाइंड होती है, और उसके बाद वो ड्राइव्स प्लान करती है कि पहले इस पॉडकास्ट पे आएंगे, फिर इस पॉडकास्ट पे आएंगे, अलग अलग टाइप से हो रहा है मतलब। और कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जिनकी थोड़ी पोजीशनिंग डम्ब है, उनको इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट में भेज दिया जाता है थोड़ा पीआर ट्रेन करके कि उनकी पोजीशनिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, राइट? तो ओवरऑल व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग, ये जो एक नया ट्रेंड सा निकल के आया है? मुझे फील होता है, मैं भी देखता हूँ एक्टर्स की कहाँ आ रहे हैं और कहीं अप्रोच भी कर देते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम हर बार नहीं होता है, लेकिन हाँ जो रिलीजेस हो रही हैं या फिर कुछ मूवीज आ रही हैं मिड बजट की, तो उनके लिए अप्रोच कर लिया जाता है। और मैं ट्रूली सही नहीं मानता खुद को, क्योंकि मैंने उस तरीके से सोचा नहीं कि भाई अभी क्या, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली भी यहाँ पे बात आ जाती है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं मूवीज़ के ऊपर ही बात करता हूँ। लेकिन देख के मुझे फील होता है कि इन्हें आता नहीं है, अभी ये वो क्रैक नहीं कर पाए हैं कि क्रिएटर्स को और अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए करना क्या है। इन्हें लगता है कि बस वो डांस करता है, उसके साथ ऐसा कोलैब कर लेंगे तो भाई ट्रेंड में आ जाएंगे, या फिर किसी और क्रिएटर के साथ किसी भी पॉडकास्ट पे चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन इससे नुकसान ही होता है, आई थिंक। मैं फील करता हूँ कि जो डम एक्टर्स हैं, जो जिन्हें लिटरली माइक नहीं देना चाहिए बोलने के लिए जिनको मैं बोलूँगा यंग एक्टर्स है, आई थिंक आप ना ही आओ तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। बहुत बेयर मिनिमम दिखो आप, ये मैं एक्टर्स के लिए फील करता हूँ, क्योंकि This is a brutal advice to them. मेरे लिए ये ब्रूटल एडवाइस है, क्योंकि वो रॉक पे बैठा हुआ एक स्टार है जो कि अनरीचेबल दिखे तो ही अच्छा लगता है।
ये आप हाँ सिर्फ यंग कमर्स के लिए कह रहे हो या कुछ एस्टैब्लिश्ड लोग भी जो थोड़ा हाँ रील पे आने नहीं, की वो कोशिश कर वो रहे हैं? थोड़ा सा कोशिश जो करते हैं वो फील हो जाता है जब आप ट्राई हार्ड कर रहे होते हो. आई थिंक लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे आमिर खान ने भी किसी रीलर डांसर के साथ कोई ऐसे कोलैब किया हुआ था. वो आमिर बहुत, खान ने? हाँ बहुत पथेटिक लग रहा था देखने में, बहुत पथेटिक. तो यही मैं बोल रहा हूँ, वो फिगर आउट नहीं कर पाए. वो सोच रहे हैं बस आ जाएंगे तो थोड़ा सा यूथ के साथ लगेगा, जैसे कि वो फील होता है जैसे कि हमारी एज ग्रुप के साथ भी कि कोई हमसे 10-15 साल बड़ा इंसान जब हमारे ग्रुप में इंटर करने की कोशिश करता है तो एक ऑकवर्ड सा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि वो यंग होने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ. लेकिन या वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि एट द एंड मुझसे छोटा है, मैं इसको दूंगा, मैं इसे ज्ञान दूंगा. हाँ, तो वो डायनामिक सही नहीं बैठ पाता. लेकिन उसी की जगह में आई थिंक चाइल्डिश गैम्बिनो का एक कोलैब देखा हुआ था. एक फॉरेन के क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे काफ़ी फेमस है और शीशे के सामने बैठ के ही वो रिकॉर्ड करता है और बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कैजुअल, लेड बैक होके. उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ था कि हाँ आप बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया ही ऐसा स्पेस है कि आपसे गलती हो रही है तो आप गलतियाँ दिखा दो, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई मत करो क्योंकि लोग तुरंत पकड़ लेते हैं. और जो हर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के नीचे एक एको चेम्बर है, आपका कमेंट सेक्शन, जहाँ पे लोगों को बात करने की आज़ादी है, वहाँ पे फिर आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ती है. क्योंकि ओटीटी पे नहीं है कोई एको चेम्बर, या फिर थिएटर्स में कमेंट सेक्शन नहीं बना होता कि लोग अपने ओपिनियंस दे सके. उधर तुरंत इंसान वीडियो देख रहा है, तुरंत ही आपके इंस्टाग्राम कमेंट्स के नीचे बोल दे रहा है कि क्या ट्राई हार्ड कर रहे हो, खुद की बेइज्जती कर रहे हो टाइपिश. एग्जैक्टली. हाँ ये ट्राई हार्ड वाली चीज तो यार बहुत वैलिड होती है. मतलब नाउ यू नो सिंस लाइक डूइंग दिस थिंग सीरियसली फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, तो आप काफी सारे क्रिएटर्स या इवन कुछ बॉलीवुड वाले लोगों से भी मिलते हो, तो आपको पता चल जाता है वाइब चेक से कि ये बंदा कितना कोशिश कर रहा है. बहुत even some bro people, I cannot say obviously the names, they have asked for themes, they have asked for topics that we are going to talk about before the podcast starts. हाँ वो भी हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ लोग तो थे नहीं यार ये तो करना ही पड़ेगा. हाँ. तो वो सामने सामने पता चल जाता है यार तुम मतलब यहीं तक अपना डायमेंशन रखना चाहते हो क्या. हाँ. मतलब स्क्रिप्ट के बिना बात करेंगे तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात. हाँ वो काफी अजीब हो जाता है. जब बहुत पहले जब हमें इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलती थी तो हम लोग भी एक्साइटेड हो जाते थे कि अरे हमेशा ऐसे टीवी पे ही देखा हुआ है, एक्टर्स इनको देते हैं, प्रोफेशनल्स इनको देते हैं. फिर बाद में पता चला कि एक ऑलरेडी सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके अप्रूव किए जाते हैं कि आप यही पूछ सकते हो. तो वो काफी अजीब बात लगती है. अब वो समझ में आता है रेड कारपेट आप कर रहे हो तो टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन जब आप 1 घंटा आधा घंटा दे रहे हो किसी को तो आप प्रिपेयर्ड रहो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं. और अगर आपको कोई सवाल नहीं पसंद आता है तो आप उस पर ना कह सकते हो कि मैं इसका अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, काम खत्म. और अगर एज अ मैच्योर इंटरव्यूअर हूँ या फिर कोई मैं पूछ रहा हूँ किसी से, तो मैं भी उस बात को, उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करूंगा. I think इसमें the most smart person that I have seen is शाहरुख खान. Like he handles everyone like a boss. अरे वो बहुत विटी इंसान है. मतलब अगर आप उसे ऐसे काटने की कोशिश करोगे वो तो डबल काटेगा दूसरी तरफ से. वो काट के ना फेंक भी देगा. मतलब हो गया, destroyed in seconds. बिल्कुल. And I have like seen multiple times like people have tried to ask him questions. And एक Netflix पे series भी है actually, like a very famous New York based journalist did an interview with him. So you can feel there कि he was trying to plant questions which are like थोड़ा uncomfortable, but still he handled them so smoothly. So I think he has the art to like manage things that are not in script actually. I think वो उस समय से शाहरुख खान इंटरव्यूज देते हुए आ रहा था कि जब वो कैमरेज पे रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया पे नहीं जाते, तो आई थिंक वो ट्रेनिंग पीरियड भयंकर कंप्लीट हो चुका है उनका. हाँ, कि अब उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनके लिए तो रोज की बात है हैंडल करना. वही है. एंड
विद दैट अभी हम जैसे मार्केटिंग का बात कर रहे हैं, इसमें कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी आ रहे हैं. ऑब्वियसली वी आर आल्सो क्रिएटर्स, वी आर लाइक कॉन्शियस ऑफ अ डिसीजन कि भाई हम क्या कंटेंट बना रहे हैं. हाँ, और हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की लाइफ पे. बिल्कुल. बट कुछ क्रिएटर्स ऐसे आ गए हैं जिनके ऊपर अब नेटफ्लिक्स और प्राइम सीरीज भी बन रही है, जो जो मतलब बिल्कुल कुछ भी कर रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं. हाँ. वो मतलब फेमस किस लिए है हमें नहीं पता, उनके पीछे मीडिया क्यों भागता है, पापाराजी क्यों भागता है आपको नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत ही लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस करे. मतलब ब्रो लिटरली देयर हैव बीन लाइक प्लेंटी ऑफ रिक्वेस्ट, पीपल हैव टोल्ड अस आप उर्फी जावेद के साथ पॉडकास्ट करो, लिटरली. तो मैं ये बात काफी टाइम पहले से ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि हर एक चीज की इंटरनेट पे ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, चाहे वो बहुत अच्छी हो, चाहे वो निहायती घटिया वाहियात क्यों ना हो, उसकी भी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, लोग देखने वाले हैं. एंड पहले ये नीशेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब होने लगी हैं. एंड जब मैं देखता हूँ कि क्या कहते हैं किम कार्दाशियन लाइट वर्जन जब आने लगता है इंडिया में, तो मुझे थोड़ा सा अंदर अच्छा भी फील होता है कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है. कुछ लिटरली कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए जिंदगी में, ठीक है. अगर ये कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो. इंडिया इज द न्यू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे पहले लगा कि Amazon मिनी टीवी के लिए ऐसा कुछ होगा, नहीं प्राइम एक्चुअली शो. तौबा, होर्डिंग्स लगे हैं हर जगह. And she is that person who has not, I think if I might be wrong here, कि जिसने कोई पिक्चर या वेब सीरीज नहीं करी. I think she has not done anything, right? नहीं कुछ formally in terms of acting. तो हाँ, बस imagine. मुझे ये टर्म काफी खराब लगता है कि एक्टर्स के लिए दो तरीके की लोगों को मैंने मतलब फील किया है कि एक लोग होते हैं जिन्हें फेमस होना है और एक लोग होते हैं जिन्हें एक्टिंग करना है. और फेमस होने वाले लोगों को आपको समझ में आ जाएगा कि वो हर बार कैमरे पे होने चाहिए, उनको अपनी इमेज का फर्क पड़ता है. अगर कुछ गलत नैरेटिव चल रहा है तो वो अलग ट्रेंड भी चलवाते हैं, इमेजेस डिलीट करवाने के लिए क्रिएटर्स को फोन भी करते हैं, वीडियोस को टेक डाउन करने के लिए करते हैं. तो आपको फील होता है कि ये बंदा कोशिश कर रहा है कि ये अपनी इमेज में रहे, वो सेलिब्रिटी स्टेटस चाहता है. एक्टिंग की बात तो वो छोड़ दीजिए, कुछ होते हैं जो एक्टर्स जो सिर्फ एक्टिंग करना चाहते हैं, और अगर जस्ट इन केस उनसे कुछ गलत हो गया तो वो चुपचाप निकल जाएंगे, उनको जस्टिफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं होती. एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू ब्रो. आई डोंट नो मतलब आपने कंट्रोवर्सी फॉलो किया नहीं किया. अगर आपको पता होगा लाइक आदिल हुसैन और वांगा का एक बीफ हुआ था, इफ यू रिमेम्बर. लाइक दिस वाज लाइक अ वेरी बिग न्यूज. मतलब आदिल हुसैन ने बेसिकली बोल दिया था दैट ही रिग्रेट्स डूइंग हिज रोल इन कबीर सिंह. हाँ याद है मुझे. सो दैट हैपेंड ऑन आवर पॉडकास्ट ओनली. So Wanga tweeted sharing our link, मतलब वो YouTube शॉर्ट का लिंक उन्होंने शेयर किया था वहां पे, और फिर वहां पे उन्होंने वही आदिल हुसैन का बोला था कि आई वुड चेंज हिज फेस विद AI. और वो पूरा बीफ चला था वहां पे. एंड फिर आदिल हुसैन को आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया किसी ने रीच आउट किया था. वी ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ ट्रैक्शन, बट टाइम्स ऑफ इंडिया को जब पूछा उनसे लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, so he said that I don't want to react, like I have not read what he has said about me, I don't even want to react, it was my opinion, I felt and I shared it. And plus AP podcast को उसने follow कर दिया था आदिल हुसैन ने. So we are like assuming that we are still in good terms and all, but again your point कि एक्टर को फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करना है. वो होता है कुछ हमेशा वही ना कि उम्र से ही मैच्योरनेस नहीं आती है, आप एक्सपीरियंसेस से भी आ जाती है आपको कि यार मैं अपना चुपचाप काम करना चाहता हूँ, मुझे नहीं किसी के लफड़े में फ़र्क पड़ता. लेकिन कुछ बात निकल गई, किसी को पसंद नहीं आई, तो फिर होता है ना कि आई एम सॉरी, ठीक है अब मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं पसंद आया आपको, कोई बात नहीं, ये मेरा ओपिनियन था. दिस इज लाइक नाना पाटेकर वाइब एक्चुअली. मेरा ओपिनियन तो मैं तो दूंगा भाई, बस सीधी सी बात. एंड इसमें आई थिंक फैंडम इज आल्सो नाउ प्लेइंग अ ह्यूज रोल. अभी जैसे मैं एक ना ब्लॉग पढ़ रहा था, तो वहां पे दिस इज लाइक गूगल डॉक ओनली आई थिंक, मतलब गूगल ने इस ब्लॉग को निकाला था. वहां पे उन्होंने कैटेगराइज किया था कि एक कैजुअल फैन होता है, एक बिग फैन होता है, एक सुपर फैन होता है और एक प्रोफेशनल फैन होता है. प्रोफेशनल फैन आपका वो लोग हो गए जो आपका वो टीजर्स वगैरह रीमेक करते हैं मूवीज के और उस टाइप के. तो आई थिंक फैंडम ऑल्सो हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले. जैसे यू नो शान ऑब्वियसली,
So I think in my podcast for 3 or 5 minutes he talked about Prabhas. That too was completely unbiased. But 95% of the comments were like Prabhas fanboys. कि भाई कुछ ये इसको दिक्कत है कुछ प्रभास से, जबकि उन्हें कुछ बोला भी नहीं था. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो देयर. ये जो फैंडम का पार्ट अब आ गया हुआ है, जैसे हम कह रहे हैं कि यूट्यूब सिनेमा में कोई कमेंट सेक्शन नहीं है, OTT में कोई कमेंट सेक्शन नहीं, यूट्यूब में है. तो आई थिंक फैंडम इज बोथ लाइक अ टू एज स्वॉर्ड, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. हाँ नहीं, ये सिर्फ हमेशा बात एक्टर्स के लिए ही नहीं है. मैंने यूट्यूबर्स को भी देखा हुआ है कि जब कोई बात हो जाती है यूट्यूबर्स में तो उसके फैंस भी आके एक दूसरे को मतलब कमेंट्स में गालियां देना शुरू कर देते हैं. एंड आई डोंट नो कि उनकी एज क्या है, किस लेवल की मैच्योरिटी पे है वो अभी. लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया भी है ना, वो रिएक्ट करता है एक्सट्रीम इमोशंस पे, और वो एक्सट्रीम इमोशंस ही पुश करता है. और ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगती है कि हमारे बीच में अगर कोई झगड़ा होगा तो सिर्फ हमारी पॉडकास्ट नहीं दिखेगी, उसके आसपास जो कवर की गई होंगी चीज़ें एक्सट्रीम वाली, वो भी ज़्यादा पुश की जाएंगी रादर दैन कि जो एक्चुअली में हेल्प करने वाली चीज़ें हैं, काम कलेक्ट करने वाली चीज़ें हैं. तो ये थोड़ा सा, ये एल्गोरिदम की मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि वो हमेशा मतलब एक नए स्टेज को ही टेबल पे लाने की कोशिश करता है कि अरे अब ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया. मतलब आर यू सेइंग द YouTube algorithm or even social media algorithm feeds on negativity. It wants people to stay negative. You're saying that negative सही शब्द नहीं होगा, मैं बोलूँगा extreme emotions, चाहे वो extreme अच्छा हो चाहे वो extreme बुरा हो, लेकिन बीच का मतलब genuineness उसमें खो जाती है. I feel कि and I think people have like literally stopped hesitating. मतलब यार आप इंस्टाग्राम रील देख लो, एक तो हो गया रिलीजियस स्लर्स हो गए, कोई किसी की जातिवाद के ऊपर जो कर रहा है वो तो बहुत टाइम से चल रहा है. लोग अब यार मतलब कोई डिसेबल होगा, कोई बेचारे को कोई जेन्युइनली दिक्कत होगी, उसका भी मीम में मजाक बना रहे हैं, अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं. तो आई थिंक दैट पार्ट ऑफ ऑडियंस इज आल्सो देयर. वो तो अभी पूरा रोस्ट मोड में चल रहा है, स्पेशली इंस्टाग्राम पूरा रोस्ट मोड में चल रहा है. सबको ही क्या कहते हैं कॉमेडियन उस पे बनना है. कुछ फनी भी होते हैं, और कभी कभी आपको फील हो जाता है कोई रील देखकर कि यार ओके चलो कमेंट खोल के देखते क्या लिखा है. आप करते हो अपने कंटेंट के साथ वो क्या चीज? ऐसे कमेंट्स पढ़ना, कभी कोई इंटरेस्टिंग ऐसे कमेंट आ गया हो इस टाइप का? हाँ नहीं, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, बट मैं एक्सट्रीम इमोशंस को बहुत ज़्यादा फीड नहीं करता हूँ कि अब कोई कुछ एक्चुअली में इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है, कुछ जेन्युइनली बात कहना चाह रहा है बंदा, तो मैं लाइक कर देता हूँ, उसके साथ इंगेज करता हूँ. क्योंकि मैं पर्सनली ये फील किया हूँ कि अगर आपके वीडियोस के नीचे थोड़े से पैराग्राफ्स आपको दिखने लगे हैं, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे दिखने लग गए हैं कमेंट्स में, तो समझ लीजिए एक्चुअली में आपकी ऑडियंस अच्छा है, जो अच्छी है, जो बात कर रही है. सिर्फ 1 लाइनर देख के एक जोक मारने नहीं आया है बंदा. हाँ, नाइस, गुड या फिर एक्सेलेंट हो तो उसको देख के बुरा लगता है एक्चुअली. हाँ नहीं, देख के लगता है ऊपर से फर्स्ट आ गया, ओके ठीक है. और ओवरऑल अगर बंदा पता चल जाता है कि बंदा कितना इंगेज है. एग्जैक्टली, वो चीज तो है यार. ब्रो, आपका जब कंटेंट देखते हैं ना, तो पहले आप काफी इंग्लिश मूवीज या फिर ये मार्वल या फिर वो कॉमिक वर्स, अगर कॉमिक वर्स तो चलो चैनल नेम है, सॉरी, बट कॉमिक्स का जो जोन है पूरा, जब आप उसको कवर करते थे, उसके बाद से आपने धीरे धीरे यू मूव टुवर्ड्स रिव्यूइंग हिंदी फिल्म्स एंड ऑल, राइट? तो एक तो ऑडियंस को ऑब्वियसली पुश था, बट वाज देयर एनी अदर फैक्टर दैट सॉर्ट ऑफ मेड यू सी थिंग्स, स्पेशली यू जस्ट रिसेंटली रिव्यूड दिस सत्यम शिवम सुंदरम, में तो काफी क्लासिक पुरानी मूवी है. तो व्हाट वाज द मोटिवेशन टू गो टू हिंदी मूवीज? आप पर्सनली और प्रोफेशनली भी मैं हिंदी मूवीज, मतलब ओवरऑल इंडियन मूवीज में बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि जो मेरा जो कोर
फैसिनेशन था वो, मतलब वेस्ट की मूवीज भी नहीं कहूँगा, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की मूवीज के ऊपर था कि यार इधर तो मूवीज देखने को मिली जाती है, गोविंदा की मूवीज आ रही हैं, अमिताभ बच्चन की आ रही है, शाहरुख खान टीवी पे हो गया, कहीं पे आप देख ही ले रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो चीज़ों को। लेकिन जो बाहर की मूवीज है वो थोड़ा सा एक रहता था कि यार ये स्पेशल है, इसकी डीवीडीज लेनी पड़ती हैं, मिलती नहीं है, टीवी पे भी कम आती हैं, आ भी रही हैं तो बचपन में तो सिर्फ इंग्लिश में आ रही हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था। तो मैं हमेशा से ही और नई चीज़ देखना चाह रहा था, लेकिन बीच में कंटेंट वाइज भी और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं यार इधर भी काफ़ी अच्छी मूवीज है, अभी नहीं लेकिन आई थिंक 90s से अगर थोड़ा सा पहले जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल सिनेमा मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में रिस्पॉन्सिबल सिनेमा, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सिनेमा बनता था। अभी तो सब कॉमर्शियली करने की कोशिश कर रहे हैं, पैन इंडिया हर किसी को बनना है। लेकिन हाँ सदर्न मूवीज दो एक्सट्रीम्स में खेलती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी मूवीज चाहे तो होंगी तो बहुत अच्छी होगी, जैसे जलीकत्तू हो गई, मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन अगर बुरी होंगी तो बहुत वाहियात मूवीज भी हैं उनके पास, डबल आई स्मार्ट, ठीक है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगे। तो ये फील होता है ना कि मतलब दो क्रिएटिव्स के बीच में ऐसे घूम रहे हैं। ऐसा मेरे लिए टीनेज एज में हॉलीवुड मूवीज के साथ होता था कि अगर उनके पास है अच्छी मूवीज तो बहुत ही इंटरस्टेलर, इंसेप्शन टाइप बहुत मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज हैं उनके पास, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास ऐसे हॉर्नी टीन मूवीज भी हैं जिन्हें आप देख के बोले कि यार तो थोड़ी वाहियात है लेकिन चलो देखने में मजा तो आ रही है। हाँ तो ये हाँ टीनेज वाला पॉइंट आपने कहाँ पे कनेक्ट किया था? मैं थोड़ा सा लास्ट में बस नहीं कनेक्ट कर पाया। हाँ नहीं तो जो दो एक्सट्रीम्स में मूवीज घूम रही हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ एक सेंस ऑफ डाइवर्सिटी तो है इनके पास, एक सेट रूल्स में नहीं खेलते हैं कि हाँ इस बॉक्स की है तो इसी तरीके से मूवीज बनाएंगे, इसमें इतने गाने होंगे, इतना ड्रामा, इतना ह्यूमर होगा। मुझे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड देखना है कि भाई ये भी ऐसी मूवीज बनाते हैं, ये भी ऐसा कर लेते हैं। हाँ तो काफी मैं फैसिनेट हुआ था। आपको ऐसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो अभी तक फील नहीं हुआ? नहीं, जब से अक्षय कुमार ने कॉमेडी मूवीज करना छोड़ दी, क्लासिक कॉमेडीज, उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है मुझे, बस ऐसे मीडियोकर एट बेस्ट। मतलब आर यू रेफरिंग टू लाइक कॉमेडी मूवीज या फिर ऐसे ओवरऑल स्टोरी वाइज भी आपको कोई ऐसे मूवी अभी हिट नहीं कर रही, आप वो कह रहे हो? मैंने बोला ना कि मतलब अपने टीनेज की उम्र से ही मैंने मतलब हिंदी इंडियन मूवीज देखना बहुत कम कर दिया, तो मेरे पास उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है जो कॉमनली नोन मूवीज है, सूर्यवंशम टाइप ऐसे ही, तो जो सबने देखी हुई है वो मैंने भी ऑब्वियसली देखी हुई है जब चल रही है टीवी पे। लेकिन मैं काफ़ी फैसिनेटेड होता था, टाइटैनिक हो गई या फिर द किंग्समैन हो गई, बाहर की ऐसी मूवीज़ के लिए। तो मेरे पास अगर चॉइस होती थी कि हाँ इंडियन है कि बाहर की, तो मैं पहले बाहर की ही चूज़ करता था कि हाँ मैं 14 साल को कोई दिक्कत नहीं, मुझे ट्रॉय देखनी है। हाँ आई थिंक वो तो यार ये तो चलो हिस्टोरिकली बोले वो कॉलोनाइजेशन हो चुका है, वो सब हो चुका है, बट उसके अलावा भी आई थिंक द फैसिनेशन किड और अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन हैज इन इंडिया की भाई बाहर मतलब गोरा आदमी है या फिर बाहर का आदमी है तो मेरे को पता है कि ये सही चीज बोल रहा होगा। एंड आई थिंक इंडियंस थोड़े ग्रेटफुल भी नहीं है अपने उसको लेके अपनी चीज को एक बार देखे, अपना कंटेंट भी देखे, वो इंग्लिश में बात करेगा तो मजा आएगा। तो वो है। मैंने पहले तो कहाँ ट्रेलर्स का ऐसा होता था कि आप पहले जज कर रहे हो मूवीज, आपको लगता था कि हाँ भाई यार बाहर की मूवी है आप चला दो। मुझे पता नहीं शायद याद है कि मैं ब्लैक्स के ऊपर कोई मूवी देख रहा था, रूट्स, तो मैंने वो देखी, फिर ग्लोरी देखी, फिर बाद में रूट्स का मतलब पूरा देखा, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट देखी, फिर शायद एक प्रेसिडेंट के बटलर वाली कोई मूवी थी मैंने वो देखी। तो ऐसा कोई नहीं था कि हाँ भाई मैं एकदम एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, बस मतलब है ये एक फैसिनेशन था ना कि हाँ भाई बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का तो ठीक है इधर न्यूज से सुनने को मिल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई द मम्मी चलो इजिप्ट में क्या हो रहा था टाइम में,
तो वो एक फैसिनेशन था कि हाँ भाई मुझे जानना है बाहर के बारे में। बट आई थिंक अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा फिनोमेना थोड़ा सा खत्म हो रहा है कि इंडियन सिनेमा में भी आई थिंक बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, जैसे कंटेंट क्रिएट, ये पॉजिटिव साइड है कि कंटेंट क्रिएटर्स जब फिल्म मेकिंग में घुस रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो और वो कुछ लोग इंटरनेशनल कोलैब्स भी कर रहे हैं, तो आई थिंक उस वजह से एक अच्छी सिनर्जी निकल के आ रही है। और मतलब बाहर वाले भी अब थोड़ा सा मेरे को लगता है वैल्यू करना शुरू कर दिया इस चीज को। क्या है ना कि अगर आप दूर थोड़ा सा पीछे हट के देखोगे तो इंडियन मूवीज में, स्पेशली हिंदी मूवीज में, ये एक जॉनरा की डाइवर्सिटी कभी रही नहीं है। अगर आपको एक पीक मसाला मूवी देख रहे हो तो उसमें गाने, म्यूजिकल भी हो जा रहा है, डांस देखने को मिल रहा है, आप उसमें ड्रामा भी देख रहे हो, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, तो वो पूरा पैकेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ पैसे दे रहा है बंदा तो सब लेकर जाए। लेकिन अगर मुझे कोई ज़ॉम्बी मूवी देखनी है तो मैं क्या है मेरे पास? कोई पीरियड, लैक ऑफ कंटेंट। हाँ, तो अगर मुझे एक पीरियड मूवी देखनी है तो मैं मुगले आजम कितनी बार देखूंगा, या फिर जोधा अकबर कितनी बार देखूंगा। क्रिटिकली अक्लेम्ड है, लेकिन अब एपोक्लिप्स वाली मूवी देखनी है या फिर बस प्योर एक्शन देखना है, तो वो एक जॉनरा की थोड़ी सी कमी मुझे नजर आती है जो बाहर की मूवीज पूरा कर रही थी मेरे लिए। हाँ, एंड आई थिंक इसमें ना एक इंटरेस्टिंग ये निकल के आया, ये भी काफी रैंडम था। एक तो पहले स्त्री 2 का कलेक्शन तो सबको भाई शॉक कर दिया है। उसके साथ ना अब ये जो मैड डॉग सिनेमैटिक यूनिवर्स बन के आया ना, मतलब ये चीज वो थी ब्रो जो आई थिंक हम लोग रेड चिलीज एंटरटेनमेंट टाइप प्रोडक्शन हाउस से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरे शाहरुख खान है, इंडियाज बेस्ट वीएफएक्स और वो सब है, तो ये कुछ ऐसा बनाएंगे। बट सडनली जो ये मैड डॉग सिनेमैटिक यूनिवर्स आया ना, आई थिंक दैट इज आल्सो नाउ गोइंग टू बिकम अ बिग थिंग इन इंडिया। हाँ, नहीं, उन्होंने अचानक से मतलब ट्राई तो पिछले 2-2.5 साल से कई सारे स्टूडियोज कर रहे हैं, चाहे वो स्पाई यूनिवर्स हो गया, आई थिंक अक्षय कुमार का एक बेबी का भी था, वो प्रीक्वल बनाए हुए थे, उसमें आए भी थे। मूवी के अंदर बताया जा रहा था कि एक अलग सी सीरियस मूवीज का यूनिवर्स बनेगा, एंड ऊपर नीचे और भी ऐसी मूवीज आ रही थी कि एक मूवी रिलीज होने के बाद, जैसे कि हनुमान मूवी थी अभी आई थी, उन्होंने पहली मूवी से ही, अमेजिंग ब्रो, पहली मूवी से बता दिया कि सिनेमैटिक यूनिवर्स है। कल की है, पहली मूवी से ही बता दिया सिनेमैटिक यूनिवर्स है। लेकिन आई थिंक जो ऑनेस्टली फॉलो कर सका है इस बात को, सिनेमैटिक यूनिवर्स को, एक वाईआरएफ है जो सही चल रहा है, टाइम से काम भी हो रहा है, और एक ये मैड डॉग है। तो वो सही ऐसे क्या कहते हैं क्रॉसओवर्स के साथ आपको दिखा भी पा रहे हैं, जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर कर पा रहे हैं। हाँ, आई थिंक यही मेजर पार्ट है। आई थिंक एमसीयू तभी इसमें डीसी से भी हमेशा जीत जाता है बिकॉज उसने अपने कैरेक्टर्स अलाइन रखे और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी कि जो भी उनका साल का 3 फिल्म्स या 2 फिल्म्स का रहता है वो उन्होंने डिलीवर किया काफी, मेरे ख्याल से 10-12 साल तक कंटिन्यूस, और अभी भी कर रहे हैं। तो आई थिंक वो मैड डॉग आई थिंक करने वाला है इन फ्यूचर। हाँ, नहीं, आई थिंक वो स्पाई यूनिवर्स से तेज अपना ये स्त्री का जो यूनिवर्स है वो ज्यादा जल्दी पिकअप कर लेगा खुद को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि उनके में थोड़ा सा ज्यादा बड़े एक्टर्स है, लार्जर देन लाइफ चीजों को लगाना है, एंड सो ये अपना सुपरनैचुरल यूनिवर्स वो समझ चुका है कि हमें सरकटा स्त्री आईपीस चाहिए, एक्टर्स तो हम डाल देंगे बाद में। हाँ, एग्जैक्टली। बट ब्रो, व्हाट डू यू फील लाइक ऑडियंस इज लिटरली सीकिंग नाउडेज? अभी जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब जैसे कल की मैंने देखी, मतलब उसके मैं रिव्यू पे बाद में आता हूँ, बट आई एम जस्ट पुटिंग आउट अ पर्सपेक्टिव हियर। तो कल की का क्या है, उसका कलेक्शन आई थिंक 1000 करोड़ से ज्यादा हुआ था, थोड़ा उसके नियर बाई ही था, लोग उसको फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्त्री 2 देख लो आप और एनिमल देख लो, इतनी ज्यादा मैसिव हिट हो गई यार, मतलब किसी ने अज्यूम ही नहीं किया था। चलो एनिमल का फिर भी इट वाज लॉट ऑफ हाइप, काफी अच्छा आपका स्टार कास्ट था, रणबीर का पूरा प्रोटैगनिस्ट ले रहे हो एंड ऑल दैट, बट स्त्री 2 का एकदम से आना और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करना, पठान का रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हो, तो दैट वाज बिट शॉकिंग। सो व्हाट डू यू फील ऑडियंस इज लाइक लिटरली सीकिंग नाउडेज? आई थिंक पता है, स्त्री के साथ एक चीज ये भी अच्छी हो गई थी कि जब स्त्री आई थी तो आई थिंक 1 या 2 हफ्ते तक कुछ था नहीं आगे कोई भी मूवी की, लोग ऐसे ट्रेंड पे ट्रांजिशन कर जाएं कि अरे ये मूवी आ गई। मैं अभी 2-3 दिन पहले रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड किया हूँ, तो 2 या 3 दिन के अंदर
6 या 7 ट्रेलर्स आए हुए हैं। तो वो मुझे एज अ क्रिएटर थोड़ा सा परेशान तो कर ही देता है कि यार अभी डाल रहे हो तो एक साथ क्यों डाल रहे हो, आगे पीछे डाल दिए होते मेरे लिए भी परेशानी ना होती। लेकिन आई थिंक एक फायदा मिल गया स्त्री को कि हाँ आने वाले 2 हफ्तों के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो मूवी चली इसलिए क्योंकि वो एंटरटेन कर पा रही थी ऑडियंस को, उसका ह्यूमर अच्छा था जनरली। हाँ एंड ओवरऑल मतलब ये तो इसकी बात हो गई, जैसे एनिमल भी लोगों को बहुत पसंद आई। हाँ, और वो तो थी भी आई थिंक एडल्ट रेटेड फिल्म। हाँ वो आई थिंक एनिमल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि सिर्फ अडल्ट मैच्योर ऑडियंसेस के लिए सिनेमा। मैं नहीं चाहता कि भाई हर मूवी फैमिली फ्रेंडली हो। क्यों फैमिली फ्रेंडली हो? मैं एज एन एडल्ट में मुझे अडल्ट मूवीज कहाँ मिलेंगी देखने के लिए इंडिया में? एग्जैक्टली हाँ मैं देखना चाहता हूँ। अगर रेड रिडेम्पशन देखनी है तो फिर मैं जाऊं वियतनाम की कोई मूवी देखूं। फिर मुझे सिर्फ अडल्ट्स के लिए पैसे तो एक्चुअली में अडल्ट्स ही दे रहे हैं ना, तो एक कल्चर उनके लिए भी बिल्ड हो जाए सिनेमा वाला कि नहीं यार अकेले मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, साथ में बच्चे नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ बड़ों की मूवी है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एनिमल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक मैच्योर सिनेमा का एक गैप को खोलने के लिए कि हाँ अभी ये आ गई है तो ए सर्टिफाइड मूवीज और भी बनने के रास्ते हैं कि ये भी कलेक्शन कर सकती हैं। हाँ एग्जैक्टली मतलब यार ये वही बात हो गई। अब ये वही क्राउड है जो डेडपूल एंड वोल्वरिन बहुत शौक से देखने जाएगा, जिसमें खून खराबा एकदम बढ़िया से हुआ है। लेकिन जब अपने सिनेमा की बात आएगी तो नहीं भाई, ये मॉरल्स आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। समाज पे बुरा असर डाल रही है, क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई मैं समझता हूँ लोगों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता वो आप उन ट्रेंड्स में जा रहे हो कि लड़कियों को सेंसिटिव मर्द ज़्यादा पसंद है तो आप बनने की कोशिश कर रहे हो तो लेकिन ये समझो ना कि एक कॉमन सेंस होता है कि हाँ मर्डर इज बैड, ठीक है। एग्जैक्टली भाई मूवी का नाम क्या है? एनिमल। एक आप पुरुषोत्तम नहीं है उस मूवी का नाम कि यार आपको आदि पुरुष देखने को मिलेगा जो परफेक्ट इंसान है, नहीं, मूवी का नाम ही एनिमल है तो जानवरों वाली चीजें करेगा वो। अरे भाई इस पे तो साइकोलॉजिस्ट ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया मुझे लगता है। ये जो डैडी इश्यूज है, किसी ने बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी भी बनाई थी। वांगा पिक्ड रणबीर कपूर बिकॉज ही वाज पर्सनली फेसिंग डैड इश्यूज और फादर इश्यूज विद हिज ओन फादर। माइट बी ट्रू, बट अब देख रहे हो किस एक्सटेंट तक लोग जा रहे हैं उसको चीज को डिस्कस करने के लिए कि यहाँ पे ये हुआ था। ये मतलब ये किसी फॉरेन की मूवी में हुआ होता तो इतना नहीं डिस्कस होता, बट इंडिया में करना है सबको ये बातें। नहीं मतलब ये वही ऑडियंस है कि जिनके आप नेटफ्लिक्स के क्या कहते हैं वॉच लिस्ट में जाओगे कि नाउ वॉचिंग में, तो आपको सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज, डामर, गॉन गर्ल जैसी मूवीज ऐसे लाइन से देखने को मिल जाएंगी कि अरे मुझे तो सीरियल किलर थ्रिलर्स बहुत पसंद है। लेकिन हाँ एनिमल बहुत वाहियात मूवी थी। 4 more shots please बहुत पसंद है, लेकिन एनिमल तो वाहियात वो तो मैस्कुलिनिटी दिखा रही है। आई थिंक एक प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी मैं बोलता हूँ। मैंने बीच में तंगलन देखी थी, मुझे उसमें विक्रम की परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आई थी कि जो एक प्रिमिटिव रेज होता है एक इंसान के अंदर, स्पेशली मर्दों के पर्सपेक्टिव से चल रहा होता है कि बहुत स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन जो विक्रम की परफॉर्मेंस थी मूवी में वो उसमें था कि मुझे अपनी गांव की हेल्प करना है, अपनी बीवी से कुछ लव अफेक्शन लेने के लिए उसे कुछ गिफ्ट्स भी देने हैं। लेकिन जिस चीज को पाने के लिए, जिस गोल्ड को पाने के लिए, ट्रेलर में बताया गया था, जिस गोल्ड को पाने के लिए मुझे जिस देवी नुमा औरत से लड़ना है, उसमें लड़ते लड़ते इंसान खो जा रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी, उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी, जो आई थिंक इंटेंस कंपटीशन में ही आप फील कर सकते हो अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या देख रहे हो। आप फील कर लेते हो कि दूसरा बंदा कितना एंजॉय कर रहा है। इसी के कंपैरिजन में मैंने देखी थी जेंडेया की चैलेंजर्स,
वो मूवी थी ही कि मतलब इंटेंस स्पोर्ट्स के पैशन के ऊपर, कि जब आप गेम को जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हो, पसीने में भीगे हुए हो, तो आपको स्कोर कार्ड से मतलब नहीं है, आपको खेलना है। Exactly. हाँ, और जब एक अच्छी रेस दौड़ने के बाद, या फिर एक अच्छा क्या कहते हैं टेनिस मैच खेलने के बाद जब आप निकलते हो, तो आप अपने क्या कहते हैं ओपोनेंट की भी बहुत इज्जत करते हो कि नहीं ये मतलब मैंने जिंदगी में सबसे बेस्ट गेम खेला था। तो आई थिंक एक प्रिमिटिव आइडेंटिटी एक मर्द के अंदर से कभी नहीं जाती, बस वो कभी है कि आपको फील कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता वो फीलिंग, और कुछ लोग समझ पाते हैं कि नहीं ये तो आपका पार्ट है जो कभी कभी आपको दूसरे की आंखों में नजर आता। वाओ, ये काफी डीप बात है यार एक्चुअली। हाँ, मैं रेकमेंड करता हूँ कि लोगों को एक्चुअली में आप स्पोर्ट्स खेलो कोई भी तरीके का, और जब आप उस जोन में होते हो ना, जब चीजें शांत हो जाती हैं आपके पास, भले ही शोर हो रहा हो स्टेडियम के अंदर, भले ही जितने भी लोग आसपास लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप 2 लैप दौड़ते हो और आप जानते हो कि मैं तीसरा नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी जब आप तीसरे के लिए अपने बॉडी को खींचते हो ना, तो शांत हो जाता है आपका बॉडी, आसपास में फोकस आ जाता है, फोकस आ जाता है, और आपके आंखों में एक अलग इंटेंसिटी होती है कि नहीं ये करना है। और अगर इन इमोशंस के बारे में पर्सनल लेवल पे इंसान सोचे तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज है, एंड यही हमारी प्रिमिटिव आइडेंटिटी है जो हमें हमारे पूर्वजों से एज अ मैन हमें हमारे पूर्वजों से एक करती है। हाँ एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इसको लोग बहुत ही टॉक्सिक या मैस्कुलिन फॉर्म में पता नहीं क्यों ले जाते हैं। नहीं, टॉक्सिक वे में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब ले जाते। दूसरों को ट्रीट करना कॉमन सेंस है, दूसरों को ट्रीट बुरी तरीके से करना बुरी बात है, ठीक है, लेकिन अब आप अपने जोन में हो तो भाई मैं क्या तीसरा क्या मैं चौथा लैप भी दौड़ने की कोशिश करूंगा। वही तो एक्चुअली इस पे ना मेरी यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। तो एक बहुत ही फेमस आजकल आर्मी के वेटरन चल रहे हैं, उनका पॉडकास्ट, वो काफी ज्यादा आजकल पॉडकास्ट पे तो मैं उनके साथ बात में था। वो टैटूज वाले एग्जैक्टली। तो मेरी उनसे जो बात हुई थी वो एक्चुअली उनसे किसी पॉडकास्टर ने की थी, वो थी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ऑफ द पॉडकास्ट ने मुझे एक बात बताया, यार आफ्ताब जब अपना आदमी मर जाता है ना और वो अपने गोद में होता है या फिर उसकी बॉडी देखते हो, मन करता है पूरे जंगल को आग लगा दूं, मन करता है कि पूरा जो वो एरिया है सारा आग लगा दूं, बट वो जो रोकने वाला पर्सपेक्टिव है खुद को, वो है कि नहीं करना है, वो ह्यूमैनिटी है। आई थिंक वो यहाँ पे भी लागू होता है, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और इन जनरल मैस्कुलिनिटी है, कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई तुम अपना मेन कैरेक्टर नहीं छोड़ सकते, बट जो तुम ये कर रही हो तो एक्सट्रीम्स है, ये तो आदमी कर रहा है, वो फिर वो उसका पागलपन है ना भाई। हाँ नहीं, अब हर इंसान को फील होता है कि अगर कोई बहुत ही वाहियात बात कर रहा हो तो फील होता है कि यार काश इसे 2 थप्पड़ मारता, लेकिन आदमी रुका रहता है ना पीछे की नहीं यार नहीं अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन ये वो कम्पिटिटिव स्पिरिट, चाहे वो ईगो ही क्यों ना उसे बोल लें, वो आई थिंक रहना जरूर चाहिए, वो आपके काम में आपको काफी हेल्प करता है। मेरा ये मानना है मेरे पर्सनल लेवल पे। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ईगो के बारे में कुछ बोल रहा है ये वो दाएं, ठीक है, तो लेकिन डिस्कस जिसको नहीं पसंद उसके बारे में बात करना, आप उससे बात ही मत करो, सीधी सी बात। अगर वो आपको नहीं सुन रहा है तो क्यों ही आप उससे ईगो के बारे में बात कर रहे हो। आई थिंक ब्रो सबसे ज्यादा जो लोग इसको अवॉइड करना चाहते, आई थिंक दीज आर दोज पीपल हु आर मोस्ट अनसिक्योर्ड अबाउट देमसेल्व्स एट द एंड, कि उनको पता है कि वो अगर ऐसे डिस्कशंस में इंडल्ज हो गए, बातें करेंगे, तो वो नहीं सह पाएंगे रियलिटी को, उनको कुछ हिट हो जाएगा अपने बारे में ही। बिल्कुल, दैट इज पेनफुल। और क्या है ना कि अभी 24 साल का वो, तो वो रियलाइज हो रहा है कि ये जो 12-13 साल वाले भी है ना, मतलब अब वो भी सोशल मीडिया पे अपनी आवाज बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हाँ भाई मैं वो लाइफ का स्टेज क्लियर कर लिया, अब मैं वो जोन में नहीं हूँ, तो अब मेरे बाद के भी बच्चे आ रहे हैं। हाँ, और अंकल वाली फीलिंग आ रही है 24 की उम्र में, तो वो फिर बाद में वो बोल रहे हैं कि तुझे ये ऐसा नहीं पता, फिर ये ऐसी बातें होती है, तुम्हें क्या पता इस फीलिंग के बारे में। बीच में किसी लौंडे ने वो
इंटरनेट पे वो डाल दिया था कि आई एम डम्प्ड बाय एन एक्ट्रेस करके, काफी लोगों ने बाय एन एक्ट्रेस, हाँ, तो चल रहा था उसका सिचुएशनशिप काफी लंबा, काफी लोगों ने रिएक्ट किया था। तो मेरे कुछ क्रिएटर दोस्त थे, तो उन्होंने 1.5 घंटे की रिएक्शन वीडियो डाली थी। मैंने कहा क्या डाल दिया इसने, तो मैं देख रहा था बैठ के, मैं बाल कटवा रहा था और मैं सुन रहा हूँ, मेरा बार्बर सुन रहा है, और हम लोग जो बंदा मतलब कैमरे पे अपने इमोशंस बता रहा था, फिर बाद में कॉन्वर्सेशन पता चला कि ओके अब ये 19-20 साल का है, तो जाहिर सी बात है कि वो समाज के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, और कभी भी मतलब कैमरे पे बैठ के ऐसे रोना नहीं चाहिए भाई साहब। सीधी बता, ये अच्छा तब लगता है जब आप रेयरिटी में एक बार करो, एक बार, हाँ, रेयरिटी, और वो भी नेचुरली हो जाए, नेचुरली हो जाए, हाँ, क्योंकि मूवीज भी देखें कि आपको वही सीन ज्यादा हिट कर रहे होते हैं कि जब बंदा ना अपना रोना रोक रहा होता है अंदर से, ठीक है, जब उसकी आवाज टूट रही होती है लेकिन वो रोक रहा होता है कि नहीं मैं रोना नहीं चाह रहा हूं, मगर अपने आप निकल जा रहा है। तो वो मुझे देख के फील हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अभी ये कैरेक्टर डेवलपमेंट है इसका, नेसेसरी इवेंट बाद में रियलाइज होगा। मैं लोगों को अभी ये बोलता हूँ, अगर कोई भी पूछे कि अगर एक्सट्रीम इमोशंस अगर आपको फील हो रहे हैं अपने दिमाग में कि अरे मैं इसको अभी बता दूंगा, सिखा दूंगी टाइप ऐसे कुछ, तो आप एटलीस्ट खुद को 3 महीने दो, 3 महीने फॉर टीचिंग समथिंग टू योरसेल्फ। हाँ, मतलब इमोशंस को सेटल डाउन होने के लिए। नहीं पता होता आपके पास कि इस एंगर को या फिर इस नाराजगी को, हाँ, या फिर इस रोने को कैसे ट्रांसलेट करना है। आपका बहुत ज्यादा फील हो, स्पेशली अगर आप क्रिएटर हो तो आप रिकॉर्ड करके रख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे आप देखो फिर 3 महीने बाद क्या मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ। आप आई थिंक वही ना इंस्टिंक्ट, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तब आपको फील होगा कि नहीं यार मैं कितना 3 महीने बाद ही आप बहुत ग्रो कर जाते हो उस इमोशन पे कि नहीं यार मैं यहाँ कितना इमेच्योर साउंड कर रहा था, एक्चुअली में ऐसी बातें नहीं थी। एंड आई थिंक ब्रो यहाँ पे ना वही मैं कह रहा था, क्रिएटर का एक्सपीरियंस काम आता है कि कुछ लोग इस इंस्टिंक्ट पे खेल पाते हैं। आई थिंक जैसे भुवन बाम है, वो इस इंस्टिंक्ट पे खेल सकते हैं क्योंकि यार उन्होंने वो आई थिंक वो लेवल अचीव कर लिया है क्रिएटिव उसमें कि इतना टाइम हो गया बंदे को कि वो दिखा सकते हैं स्क्रीन पे जो उनके रॉ इमोशन है एज इट इज। बट लाइक जस्ट लाइक यू सेड, समवन हु इज लाइक वेरी न्यू, they should not do it. It can look like very bad. Exactly. और जितना आप क्या कहते हैं डिस्टेंस रखो अपने जिंदगी बारे में कम से कम बताने की, वो वही अच्छा है। Exactly. ये वाला फैक्टर तो कुछ सेलिब्रिटीज को भी सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, स्पेशली सेलिब्रिटीज यार, मतलब उनको मतलब बाकी सोशल मीडिया क्रिएटर्स की तरह बनना है कि ओ गाइस मेरा घर ऐसा है, मैं इतना नॉर्मल रहती हूँ, मैं गांधी जी अम्बेडकर के बारे में ऐसे एक डिबेट सुनना चाहती हूँ जानवी कपूर का। एग्जैक्टली हाँ यार, पोजीशनिंग लाइक ब्रो हु प्लान्ड भाई, मतलब उसको सौरभ द्विवेदी के साथ बिठा दिया भाई लल्लन टॉप में जानवी कपूर का पॉडकास्ट। हाँ, मतलब वो टीम में ही होगी वो उसकी एजेंसी की, हाँ ये काफी मैच्योर पॉडकास्ट है, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप फील करो शायद विल स्मिथ का बेटा था जेडन स्मिथ, हाँ, तो वो हमेशा से ही बचपन चाइल्ड एक्टर रहा है, वो बड़े अडल्ट के साथ काम करता आ रहा है, वो भी शायद बीबीसी के पॉडकास्ट पे थे कहीं नहीं, तो काफी यंग था, 19-20 साल का, और वो भी बोल रहा था कि जब वो अपने एज के लॉन्डो के साथ था, पॉडकास्ट पे बोल रहा है कि यार तुम लोग दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेट के बारे में क्यों नहीं बात करते, ये क्या इसे फालतू बातें कर रहे हो भाई, बच्चे हो यार तुमको कैसे कोई सीरियसली ले ले अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये एग्जैक्ट सेम चीज जानवी कपूर के साथ होती है, मतलब कि अभी कैसे कोई सीरियस ले ले आपको। अभी रणबीर कपूर का एक पॉडकास्ट आया था निखिल कामत के साथ, हाँ, वहां पे रणबीर कपूर को आप सीरियस लेते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि वो नजर ही नहीं आता है बंदा। हाँ, आई थिंक जो हम बात करते हैं आपके और मेरे जैसे क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स की, ये बंदा सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, इसे करनी चाहिए, वो सिर्फ रणबीर कपूर ने किया अभी तक सक्सेसफुली। वही एक्चुअली में आई थिंक शाहरुख खान के बाद कि अगर कोई ढंग से अपनी सुपरस्टार वाली आइडेंटिटी को हैंडल कर पा रहे तो रणबीर कपूर। हम तो क्रिएटर्स हैं, मतलब मैं यूट्यूब से ही लोग मुझे जान रहे हैं,
तो मेरा तो ये काम है, हाँ, कि पॉडकास्ट हर हफ्ते करना, लोगों से मूवीज के ऊपर बात करना। लेकिन जो एक्टर की बात है जिसकी साल 2 साल में एक मूवी आती है, तो आप नजर मत आओ, ठीक है। मैं बात समझता हूँ कि हर इंसान पे अगर 4-5 घंटे ऐसे कैमरे पे करके रख दोगे ना, तो वो भी दोगला तो बन ही जाएगा। हाँ, एंड आई थिंक मतलब इतने सारे टॉप टियर पॉडकास्ट अब हो गए हैं इंडिया में। रणबीर कपूर आराम से एनिमल के प्रमोशन के टाइम भी इनमें से किसी पे जा सकता था। ही वेरी, आई डोंट नो वेदर इट वाज हिज कॉल और हिज पीआर एजेंसीज कॉल, वेरी सिलेक्टिवली प्लान्ड निखिल कामत का पॉडकास्ट वेंट देयर एंड एक्चुअली टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड। मतलब अगर वो पॉडकास्ट भी देखोगे तो वो सवाल भी पूछ रहा है। हाँ, मतलब चलो अब वहां पे स्टेचर भी सेम हो जाता है ना, फिर वो सेम एज के भी थे, सेम अंडरस्टैंडिंग भी थी, फ्रेंड भी थे, और सेम बॉल पार्क का ग्रुप होने के नाते आप काफी चीजें रिलेट भी कर पाते हो। तो काफी कैजुअल था खाते। वो मुझे काफी अच्छा लगा कि जिस बैकग्राउंड आइडेंटिटी उसने जो दी हुई थी कि वो किचन के आसपास डाइनिंग टेबल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट होते होते वो खा भी रहे हैं, लंच या डिनर चल रहा है उनका। और ये एक्चुअली में क्रिएटर्स को करना चाहिए। ये आइडेंटिटी, जो बैकग्राउंड आइडेंटिटी आप अपनी ऑडियंस को देते हो, वो आपको डिफाइन करती है। मैं बहुत लंबे समय तक, अभी तो मैंने ये ब्लैक वॉलपेपर लगा लिया है, वरना इसके पीछे एक वाइट वॉलपेपर रहता था, क्योंकि मुझे नहीं बताना होता था, क्योंकि मैं अपनी बैकग्राउंड आइडेंटिटी को एज अ नेकेड ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता हूँ कि कभी भी एक नेकेड ह्यूमन बीइंग कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता। कपड़े ट्रेंड में आते जाते रहते हैं, लेकिन नेकेड ह्यूमन बीइंग नहीं जाता। तो मैं उस तरीके से ट्रीट करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास है रिसोर्सेस करने के, कि आपके पास लोग उठा के कहीं पे ले जा सकते हो, तो वो आप आइडेंटिटी देने की कोशिश करो, और जितना कैजुअल हो सकते हो उतना कैजुअल रहो। एग्जैक्टली, आई थिंक निखिल कामत ने ये स्किल बहुत आराम से उठा लिया है। वैसे उनको जरूरत तो नहीं है, बट एनी डे ही गोज ऑन एंड डिसाइड्स टू बी लाइक अ फुल टाइम क्रिएटर, सबको पीछे छोड़ देंगे। इतना वैसे ऑब्वियसली उनका इतना अपना खुद का रेवेन्यू स्ट्रीक है। हाँ, नहीं मतलब वो माइंडसेट कहाँ से आता है, जब आपको क्रिएटर होने की टेंशन नहीं रहती है। बंदे की कसम से 100 या 150 करोड़ रुपए सैलरी होगी, उसे टेंशन नहीं है बिल्कुल भी कि भाई क्या परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। उसे टॉप के भाई एक्टर्स, बिजनेसमैन ऑलरेडी मिल जा रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी डिलीवरी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे वो टेंशन नहीं ले रहा है, और वही बहुत अच्छी बात है। हाँ, and I know someone who is actually the production team for निखिल कामत। तो वो 6 से 7 लाख रुपए अपने एक पॉडकास्ट में लगाते हैं, like for producing that level of quality। और मैं ईमानदारी से बोल के बता सकता हूँ, वो ब्रेक इवन भी मुश्किल से हो पाता होगा या नहीं हो पाता होगा। You mean उसका रिवर्ट बैक आना? हाँ, मतलब ब्रेक इवन भी मतलब मुश्किल से ही हो पाता होगा या फिर नहीं होता होगा, क्योंकि रणबीर कपूर जैसे पॉडकास्ट में समझ पाता हूँ, लेकिन बाकी जो एक्टर्स हैं, बिजनेसमैन है, मैं नहीं मानता। और वो सिंपल मैं स्ट्रैटेजी समझ रहा हूँ, सोशल कैपिटल के लिए हो रही है। वो जो वो बीच में शार्क टैंक आया था, सारे बिजनेसमैन को फॉलोअर्स चाहिए थे अपने, वो शार्क्स ने ही बोल दिया था कि भाई उन्हें फेमस होना था, सबको फेमस होने का वो ट्रेंड चला हुआ है, लोग जाने, हाँ, लड़कियां उनके ऊपर कूदे, लोग साइन ले, हाँ, कैमरे में, हाँ, हमारे भी पैप्स के फोटोज आए। एक्चुअली में सब यही चाहते हैं, हाँ, लेकिन उसके रिपरकशंस अभी बाद में समझ में आएंगे। अभी तो कुछ शार्क्स थे जो ज्यादा मुंह फटे, वो कमेंट्स में ही अपने फैंस को गालियां देना शुरू कर रहे थे, जिसपे वो एग्री नहीं कर रहे थे, और धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन आई थिंक निखिल कामत समझ गए हैं कि मैं खुद ही कर सकता हूँ कैजुअल रह के। एग्जैक्टली। और आई थिंक वो बेस्ट तरीके से यूज करता है अपना सोशल कैपिटल कमाने के लिए पॉडकास्ट। and God, I hope not he goes into Shark Tank. I don't think so he will. उसको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। उनका अपना बहुत अच्छे से वो पूरा प्लानिंग और वो सब चल रहा है बढ़िया से। उन्होंने आई थिंक इवेंट भी किया था, he did like a WTF offline in Mumbai only. वहाँ पे they invited lots of creators and all. And again वो point यार, उसको क्रिएटर की टेंशन नहीं है। यहाँ क्रिएटर सोच रहा है मैं कैसे इतना रेवेन्यू बनाऊं कि मेरे एडसेंस से पैसे थोड़े से ज्यादा आ जाए। बिल्कुल, आप भले ही अगर आप कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, पहले तो रहता है कि आप सारे एक्सपेंसेस निकाल लो।
फिर निकालने हाँ. के बाद आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज आता है कि थोड़े आप मेरा रेवेन्यू में अपना बढ़ा लूं ताकि मैं और अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकूं। जब आप वो पुश करने की कोशिश करते हो क्रिएटिव करने को, तो थोड़ा सा आपका एनालिटिक नीचे जाने लगता है। फिर बात कॉमर्शियल स्पेस में आते हो, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो हमारे लिए कांस्टेंट लड़ाई चलती रहती है। निखिल कामत के लिए नहीं है, नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपने दिल से करूंगा। हाँ 50 लाख रुपए लगा दो यार, कोई बात नहीं, क्या होगा, मैं कमा लूंगा, मेरा एक दिन का प्रॉफिट है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हाउ इज इट वर्किंग फॉर यू? मतलब यू आर समवन आई थिंक जो जियो के एरा से भी थोड़ा सा पहले से, उसके पहले तो नहीं, बट आई थिंक जब ये राइज हो रहा था तब से कर रहा है यूट्यूब। सो आर यू लाइक नाउ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब फॉर रेवेन्यू और सम अदर स्ट्रीम्स आल्सो? मेरे कुछ हैं मतलब साइड में बिजनेसेस, लेकिन उन पे मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट मैं नहीं कहूँगा कि मैं उन पे ही रिलाई करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि अगर यूट्यूब नहीं रहेगा तो मतलब मैं परेशान तो नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने यूट्यूब के पैसों से अपनी फैमिली को एक बिजनेस दिया था, जो उनको मतलब एंसेस्ट्रल बिजनेस नहीं रहता कि अरे ये हमारा था अब नहीं रह गया। तो फिर बाद में मैंने वो ओन करके दोबारा से मतलब अपनी फैमिली को दिया। एंड और वो थोड़ा सा अंदर से अच्छा भी फील होता है कि चलो ठीक है, और अगर मुझे भी पैसों की जरूरत होगी तो मैं जा सकता हूँ। मैं ही एक लौता लड़का उनका, तो इवेंचुअली मेरा ही है। मतलब बिजनेस लिया, फैमिली को दिया खरीद के, और उसके बाद पता है कि अपना है वो। हाँ मतलब वो मेरा ही, वो मतलब पापा और मम्मी के अकाउंट में ही आ रहे हैं पैसे, और मैं नहीं मांग रहा उनसे पैसे। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि अगर मेरे पास यूट्यूब से नहीं होगा तो मतलब मैं उनके पास जा सकता हूँ, और अगर यूट्यूब से भी नहीं होगा तो एक और छोटी सी पार्टनरशिप में जो काफ़ी सीक्रेसी में है वो मेरे भी नहीं कर सकता। लेकिन मेजर जो बहुत बड़ा चंक है मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए कि वो यूट्यूब से ही आता है, यूट्यूब और स्पॉन्सरशिप से। सो यूट्यूब, a bit of family business, and third this side partnership which you cannot talk about. मतलब ये आपके तीनों वो है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मेजर इसमें YouTube से ही आता है, जो मेजर मनी फ्लो है। मेजर चंक YouTube से ही आता है। Around 60% can be said, 70% तक भी कह सकते हैं। मतलब अभी क्योंकि वो जो बिजनेस गिफ्ट कर दिया वो फैमिली को, तो वो मैं मतलब उस पर नहीं देखता कि हाँ क्या पैसे आए क्या नहीं, लेकिन बस रिपोर्ट्स देखता रहता हूँ कि हाँ मतलब सही चल रहा है, मतलब कोई बात नहीं, ठीक चलता रहे। अब Tier 3 सिटी में अब ये बिजनेस कितना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, वो उसका पीक था बस। हाँ, तो ऐसे nowadays creators are moving towards opening ऐसे अपने, कोई मर्क खोल रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड पे कर रहे हैं। आर यू लाइक प्लानिंग ऑन डूइंग समथिंग लाइक दैट? अरे मुझे पूछा गया था वो कोर्सेज के लिए, बट मुझे फील नहीं हुआ कि मैं ऐसी कोई वैल्यू ऐड कर पाऊंगा कोर्सेज में। मर्चेस के लिए मैंने बाकी क्रिएटर्स से बात की कि मर्च कैसा चल रहा है। उन्होंने बोला कि उनके लिए भी अच्छा नहीं चल रहा है। एंड मतलब मैं बनिया बैकग्राउंड से आता हूँ, तब जब तक बड़ा पैसा दिखे ना तब तक मैं हाथ नहीं डालने की कोशिश करता। ये बनिया वाला पॉइंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ मतलब जब बड़ा पैसा नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं हाथ डालने की कोशिश कर रहा। तो अभी तो दूर में ही हूँ, बातें चल रही हैं, कुछ चीजों को लेकर काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब डू यू आल्सो वांट टू लाइक, चलो आई विल रिजर्व दिस क्वेश्चन फॉर द एंड, लाइक वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा टॉकिंग अबाउट मूवीज, कल्कि, सो आई थिंक वो यार इमोजी आता है ना इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक इमोजी में दिखाते हैं this person throughout the video Joker, फिर end of the video stone वाला emoji. I think that can be used for Prabhas throughout the movie. Joker वाला emoji, last के 5 मिनट वो stone वाला emoji, वहाँ पे वो गीगा चैट बन जाता है, पता नहीं 5 मिनट के लिए या 3 minutes के लिए, as much was the running time. But overall, how do you see Kalki? Kalki मैं ओवरऑल बोलूंगा कि एक अच्छी मूवी है। अभी उसमें इन डेप्थ जाएं तो मतलब कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मतलब नीचे ही जाता है, सेकेंड हाफ बहुत अच्छा जाता है स्पेशली। लेकिन प्रभास के ऊपर जो उसके कंधों पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई यार बाहुबली के बाद कुछ बड़ा ही करना है, और उसके बाद बैक टू बैक बुरी पिक्चर, मतलब काफ़ी बुरी पिक्चर। तो आई थिंक वो जो नाराज़गी जनता से मिली वो मैं जायज़ समझता हूँ।
जो मैंने बोली, जो बाकी लोग बोलते हैं, भले फैंडम्स एक्सेप्ट नहीं करते, बट वो जायज़ नाराज़गी हैं। आज भी पीछे देखता हूँ तो आप सेकंड थॉट नहीं आता कि राधे श्याम, साहू या फिर कोई और मूवी थी तो वो अच्छी थी, नहीं। मे बी बीच में सलार डिबेटेबल हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो एक दो मूवीज़ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन कल की मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक कमबैक जैसा थोड़ा सा फील होता है। कुछ सदन सिनेमा के क्लीशेस पड़े हुए हैं, लेकिन फील होता है कि नहीं यार, यहाँ पे डायरेक्टर ने एफर्ट निकलवाया है प्रभास से, जो बाहुबली के टाइम से मिसिंग लग रहा था। बट आई थिंक फिर भी थोड़ा सा ना सम पार्ट्स ऑफ द मूवी, आई डोंट नो, शान भाई वाले इधर भी आ जाएंगे हाँ जो प्रभास के वो कमेंट करते हैं कि आई थिंक जो बीच में एक्स्ट्रा कॉमेडी ऐड करना, जो बीच में एक्स्ट्रा ह्यूमर डालना उसके उसमें, वो थोड़ा सा शेडी पार्ट वहाँ पे वाज नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर हिम। वो फर्स्ट हाफ मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने अपने रिव्यू में भी बोला, पॉडकास्ट में भी बात की कि आप मूवी के फर्स्ट हाफ में जब प्रभास का इंट्रोडक्शन होता है और उस टाइम का आप एक्शन देखिए और क्लाइमैक्स में आप एक्शन देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने ऑडियंस से ओपन सवाल रखा कि ये डिफरेंस क्यों है, कि शुरू में तो आपको लगेगा कि क्लीशे एक्शन, एक मुक्का मार रहा है, पीछे से 15 लोग उड़ जा रहे हैं, और वो मैं कन्विंस नहीं होता। स्पेशली वो एक है मेरे अंदर वायर वर्क को देख के, कि अगर वायर नजर आ जा रहा है ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार वो असली नहीं लग रहा है। और वो फर्स्ट हाफ के एक्शन में फील हो रहा था, लेकिन जो क्लाइमैक्स का एक्शन आया, जब अमिताभ बच्चन ऐसे मतलब सीजी विज़म उड़ के मार रहे थे, और वो पूरी कोरियोग्राफी भी थी, पूरे कैमरा मूवमेंट के साथ जो मैट्रिक्स के जैसा चल रहा था, वो अलग ही लेवल पे था। मैं वही सोच रहा था, जो यही एक्शन की ये कंसिस्टेंसी आप शुरू में भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन फिर बाद में किसी का कमेंट ही मैंने सुना कि वो फैन सर्विस के लिए कर रहे थे शुरू में, प्रभास के लिए, क्योंकि भाई लिटरली प्रभास प्लीज, क्योंकि प्रभास के साथ वो ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद डायरेक्टर या राइटर की जुड़ जाती है, इवन प्रोड्यूसर की भी, कि भाई वो इतना सेलिब्रेटेड एक्टर है, वो इस चीज में लोग इसे पसंद करते हो, तो आप ये कर लो शुरू में, आखिर में आप अपना कर लेना। तब तक आप ऑडियंस को रोक के रखो। मतलब वो होता प्रोड्यूसर भी रहता है ना कि प्लीज हमेशा यही काम करता है, आप ये शुरू में करो, आखिर में जो करना है कर लेना। भाई लिटरली दिलजीत दोसांझ का गाना है उसके फाइट सीक्वेंस में, मतलब भाई क्या कल की मूवी है भाई, डार्क थीम है। मतलब मैड मैक्स, फ्यूरी, पता नहीं इतनी सारी मूवीज दिमाग में आ रही थी टिल द टाइम प्रभास वाज नॉट देयर, बट वंस प्रभास वाज देयर दैट फीलिंग वाज गॉन। I realize this is an Indian movie only. मैं पर्सनली ये भी फील होता है कि यार प्रभास में से वो ह्यूमर वाला एक्टर कोई निकाल नहीं पाया अभी के लिए। ठीक है, आप उसको वो पूकी क्यूट सी सा मत दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। आप वो भाई जब तक बंदा सीरियस रहता है तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ वो थोड़ा सा कोशिश करने लगता है ना ह्यूमर करने का, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये उसके साथ बाहुबली 2 में हुआ था, वहां पे पता नहीं कैसे निकला था, जब वो जो अमेंद्र बाहुबली था, मतलब जो महेंद्र का बाप था, जो वो अपने ही फादर का रोल प्ले कर रहा था, वहां पे हिज कॉमिक टाइमिंग एंड एवरीथिंग लाइक वाज वेरी एप्ट एंड टू द पॉइंट। वो राजामौली का मैजिक था वहां पे, वो बंदा हर किसी से निकलवा देता। राजामौली के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई प्रभास को बहुत अच्छे से टैप कर पाया। क्योंकि ऐसा आई थिंक बाहुबली के बाद से ऐसा किसी ने मेमोरेबल नहीं रखा है कोई परफॉर्मेंस। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या वो डर है या फिर कमिटमेंट की लोगों की कमी है कि वो प्रभास से नहीं निकलवा पाते, लेकिन वो आपको भी फील हो जाता है नहीं, प्रभास ने बाहुबली 1-2 में 5 साल दिए, किसी एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो समझ में भी आता है कि राजामौली ने डिमांड की कि मुझे यह तुमसे चाहिए और मैं इससे नीचे बिल्कुल भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आई थिंक वो बाकी सारे जो क्रिएटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ये बात थोड़ी सी तो सब सीखनी चाहिए। ऐसे ही मैंने सुना था कि शायद जेम्स कैमरॉन के बारे में, कि जब वो अवतार शूट कर रहे थे तो उन्होंने वो नेल गन रखे रहते थे अपने पास, कि नेल गन कि अगर किसी का सेट पे फोन बजा तो मैं तुम्हारे फोन में छेद कर रहा हूँ। ओ भाई साहब।
तो ये एक होता है मतलब एक्सपीरियंस डायरेक्टर के पास में ही आता है कि वो बुलशिट नहीं लेगा, मुझे ये सीन चाहिए और मैं यही लूंगा और उससे नीचे कुछ नहीं ले रहा मैं। हाँ, संजय बंसाली भी आई थिंक कैन बी इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। हाँ वो मतलब आपसे वो क्या मतलब 100 घंटे का शूट करा लेगा लेकिन उसे परफेक्ट वो घूमर का एक सीन चाहिए। एग्जैक्टली, बट कुडोस टू एवरीथिंग दैट वाज देयर। मतलब अगर आप इस सारी प्रभास वाले पार्ट्स को हटा दो, आप सीन्स को एज एन ओवरऑल देखो एंड उसके बाद आप वो देखो कि सॉन्ग्स को कैसे मैच किया गया, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग तो वो फिनोमिनल है। अमिताभ बच्चन में वो स्टार मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन को मूवी का एक्चुअल स्टार थे कल्कि के तो अमिताभ बच्चन। जो वो पूरी मूवी में सीरियस रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे हैं, एक्शन कैरेक्टर बहुत बहुत मजा आया उन्हें देख के। हाँ, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। अभी कल्कि यूनिवर्स से बोल रहे हैं, आई थिंक कमल हसन इज आल्सो गोइंग टू नाउ शॉक इन अपकमिंग यूनिवर्स। मतलब इसमें तो उनका काफी कम था ये ना, वो थैनोस टाइप की वाइब क्रिएट करने की कोशिश हो रही है मुझे लगता है उसके साथ। था वो थोड़े थोड़े सीक्वेंस दिखा दिए कि भाई मैं तो फाड़ने के मैं खुद ही गांड फाड़ दूंगा। तो उसके बाद वो फील भी वो फील हो जाता है एक्टर्स में। पुराने एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं जो जैसे कि कमल हसन, अमिताभ बच्चन हो गया, क्योंकि आपको रियलाइज होता है ना कि जो एक्टर थोड़ा सा लिखता है वो उसको समझ होती है थोड़े से कैरेक्टर के बारे में। आपको इवन जो कल्कि का शुरू का एनिमेशन का भी पार्ट था अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से, अमिताभ बच्चन की जो पोयम आती है, और हमें पता ही अमिताभ बच्चन कितने अच्छे राइटर है पोएटिक एडा में, तो वो फील होती है आपको एक्टर के अंदर कि हाँ वो बंदा लिखता है तो कैरेक्टर के सबटेक्स्ट को कितनी अच्छी तरीके से समझता होगा। और ये बात कमल हसन में भी काफी कमाल की है कि वो भी क्रिएटिव चार्ज लेते हैं जो कि कोई भी राइटर डायरेक्टर देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन कभी कभी काम कर जाती है, कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन वो कमल हसन में फील होता है कि हाँ वो ले रहा है तो मतलब कुछ सोच के ही ले रहा होगा। मैंने अभी बीच में सुना था कि जो उन्होंने छंद बोला था आखिर में कल्कि के नहीं गांधी ऊपर करते हुए, वो एक्चुअली में उनकी किसी पुरानी मूवी से एग्जैक्टली लाइन टू लाइन एक डायलॉग था। मुझे मूवी याद नहीं आ रही है लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी मूवी से उठा के यहाँ पे डाला हुआ था। तो आई थिंक ये चीज मुझे काफी कमाल की लगती है कि जब आप राइटिंग को इतनी सीरियसली लेते हो। ये दिख जाता है यार। आई थिंक ये एक राइटिंग वालों के साथ और दूसरे जो एक्टर्स थिएटर कर चुके हैं उनके साथ, हाँ, ये बहुत प्राइमरी चीज है आई थिंक। हाँ वो एक्टर्स आपको खुद ही समझ में आ जाता है जो सेट पे आते हैं और कैमरे और शूटिंग करके निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। अभी एक और यार रिसेंटली एक मूवी आई है IC-814 हाईजैक, कांधार हाईजैक एक्चुअली IC-814। तो मतलब आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट। मतलब मैंने भी नहीं देखी है। मैंने नहीं देखी है और अभी तक मैंने नहीं देखी, बट ओवरऑल आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। एक तो ये मूवी आई थी तो इसका तो वो नेम का उन्होंने कंट्रोवर्सी कर दिया कि ये दूसरे रिलीजन के नेम आपने यूज किया, एक्चुअल में कोई और रिलीजन था। एंड अभी कंगना रनावत की भी मूवी वाज अबाउट टू बी प्लान्ड ऑन इमरजेंसी, दैट वाज आल्सो नॉट गिवन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल फिल्म्स बोर्ड। मतलब डू यू फील पीपल हैव बिकम थोड़ा सा लेस पेशेंट, स्पेशली जब ऐसी ट्रिगरिंग या हिस्टोरिकल चीजें आजकल अटैच्ड होती है? नहीं, ट्रिगरिंग क्या है ना कि वही बात है कि आप डाइवर्सिटी नहीं दे रहे हो लोगों को। घूम फिर के आपके पास क्या आ जा रहा है कि मतलब अभी फिर से मतलब टेररिस्ट के नाम के ऊपर बहस करूं, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब आप क्यों एक्चुअल फैक्ट चेंज कर रहे हो टेररिस्ट के बारे में। और चाहे तो वो कंगना रनौत की इमरजेंसी भले मूवी में उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, अब इस चीज के ऊपर मैं एंगेज नहीं करना चाहता। मुझे एक्चुअली में जेन्युइनली कुछ अलग चीज देखनी है। हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ मतलब सच्ची घटनाओं पे आधारित कुछ मूवी या टीवी सीरीज आ ही जा रही है और मैं बोर हो जाता हूँ एक्चुअली देखकर कि फिर से हाँ नहीं मतलब कि चाहे तो 12th फेल एक ही बनने वाली है आपकी कि वो देख के आपको एक्चुअली हाँ मतलब एक्चुअली में देख के अच्छा लगे, आपका दिल रोने लगे
लेकिन अब उसी चीज को अब हर दूसरे महीने आप एक ऐसी मूवी आने लगे ना तो आप भी बोर हो जाते हो, और फिर जब बार बार आप वो देखने लगो ना तो वो सेम एक्टर्स वाला हिसाब हो जाता है, बार बार देखने लगो तो आपके अंदर इज्जत खत्म हो जाती है उस जॉनरा के लिए। हाँ ये चीज तो है यार, आई थिंक। हाँ, अगर बीच में फिर बाद में वही स्पाई पॉलिटिकल, ठीक ना, हर दूसरी मूवी में मतलब वही पाकिस्तान वाला एंगल दिखाने की कोशिश करूँ, मैं बोर हो जाता हूँ कि अभी यार कुछ तो करो, किससे कंपेयर कर रहे हो यार अपने को। वही है। हाँ, वो चीज तो है यार। हाँ। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशंस आती है, what do you feel is now better? Is it the OTT which is better or the cinema which is better? सिनेमा या OTT? पता है OTT अभी फिर वो पुराना आउटडेटेड सिनेमा वाले ट्रोप को फॉलो कर रहा है। अभी बीच में कोई एक सेक्टर 36-35 करके कोई एक मूवी या टीवी सीरीज आई है, विक्रांत मासे हैं उसमें, और काफी लोगों को पसंद भी आ रही है। मैं समझ पा रहा हूँ, एक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी के सिनेरियो में अब एवरेज होगी, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन यार कुछ नया देखने के लिए इसमें नहीं है कि कुछ कमाल का हो, उसकी इंट्रोडक्शन किसी और ही तरीके से शुरू की जा रही हो, उसे एंड किसी तरीके से किया जा रहा हो, वो बस स्टोरी को लेकर चल रहे हैं कि हाँ इस बंदे ने क्या इनह्यूमन चीज की हुई थी, उसे देखकर आप शौक हो। लेकिन उसके अलावा रहता है ना कि फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से भी, कि जब आप ओल्ड बॉय मूवी को देखते हो तो सिर्फ आप उसकी स्टोरी की ही तारीफ नहीं कर रहे हो कि यार कितनी शॉकिंग थी, बल्कि आप उसकी फिल्मोग्राफी की भी तारीफ कर रहे हो कि यार पूरा वो वन शॉट वाला एक्शन सीक्वेंस था, या फिर जो मूवी का एक पूरा 1/3 वाला सीक्वेंस था जिनमें उन्होंने पूरे आसमान को दिखाया ही हुआ नहीं था, तो वो काफी फैसिनेट करता है जब आप रिविजिट करते हो कि ओ भाई यार मूवी में स्टोरी में शौक होने के अलावा भी काफी कुछ था और मुझे नजर भी आ रहा है, बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये इसमें अलग आप कर सकते हो, जैसे कि एक काफी अच्छा एग्जांपल है 1917 मूवी, हॉलीवुड की, ऑस्कर में भी गई थी, और एक वॉर मूवी के चल रही थी, एक लेटर्स देने थे कि वहां पे वो जंग को रोकना है टाइप की, जाए ना लोग मर जाएंगे, पूरी वन शॉट मूवी। अब वो चाहते तो 1970 नॉर्मल मूवी की तरह भी बना देते, कोई बात नहीं होती, वो जा रहा है 50 तरीके के कट्स लगे हुए हैं मूवी में, अच्छा एक्शन भी है, लेकिन उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या रहती? अभी है कि भाई वो सिंगल टेक मूवी बोल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने CGI यूज किया हुआ है अलग से कि हाँ वो सिंगल टेक लगे, लेकिन पूरी मूवी मैं इसी बिना पे देखने को चला जाऊंगा अगर सेक्टर 36 या फिर कोई ऐसी मूवी बना देते कि हाँ पूरी मूवी हम सिंगल टेक बना। तो कुछ नया तो देखना ही है कि हाँ भाई यार क्या किया आपने। वो आई थिंक फैक्ट्स ओरिएंटेड मूवी में वो थोड़ा सा रहता है। आई थिंक मतलब ये थोड़ा सा डाइसी स्टेटमेंट है, आदि पुरुष में जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये ट्राई किया था, ही वांटेड टू आई थिंक go with that thing to keep this like रामायण in reference and make something, but वो इतना ज्यादा उल्टा आ गया कि मतलब I don't think so वो अभी नाइटमेयर से बाहर आए होंगे अभी जो रिस्पॉन्स था आदि पुरुष का। वो काफी पैथेटिक था उनका, उन्होंने क्या उनके इंटरव्यूज में ही फील हो गया था कि मतलब आज की जो जनरेशन है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रही है, मार्वल देख रही है, उनको हम वो हैरी पॉटर देख रही है, वो अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब क्यों आप कर रहे हो? रामायण को तो ढंग से अडेप्ट अभी तक कोई कर ही नहीं पाया, वो जो रामानंद सागर की आ रही थी वही लोग देख पा रहे हैं, उसके बाद जो टीवी सीरियल्स, हाँ वही लोग रिपीट पे देख पा रहे हैं। मॉडर्न टाइम्स में जो डेफिनेट एडिशन कोई नहीं निकाल पाया, तो वही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर दिए होते तो बेस्ट हो जाता। सिनेमा में आई थिंक कोई नहीं निकल पाया, मतलब ऐसे मूवी किसी ने बनाई हो महाभारत या रामायण के ऊपर, तो वो आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई कर पाया। नहीं कोई नहीं। और वो एक टीवी सीरीज ही पॉसिबल है, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की, वो भी छोटे में आप नहीं कर सकते उसे। हाँ वो ऐसे काफी ज्यादा स्किपिंग हो जाएगा, काफी लेंथी है ये दोनों जो एपिक्स है। अब ऑब्वियस सी बात है मूवी आ रही है, सब लोग प्यार करेंगे उसे, देखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल जो डिटेल्स हैं जो मूवी में कितने कट्स में हटाने पड़ जाते हैं आपको, टीवी सीरीज आई थिंक जस्टिस कर सकता है, वो भी मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का, अगर आप उसे मतलब जस्टिस दो तो। मतलब आई थिंक ये ना इससे
आई थिंक एक्टर्स की कमिटमेंट लेना बड़ी बात होता होगा यहाँ पे। हाँ जैसे अब जैसे ल्यूसीफर शो है, ठीक है, वो अपने हिसाब से मोल्ड करके उन्होंने बनाया है प्रॉपर, वैसे अमेरिकन है पूरा, काफी सालों तक चला, सूट्स है, तो काफी कमिटमेंट रही होगी इन एक्टर्स की। आई थिंक वो कमिटमेंट मे बी इंडिया में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिल रही हो लोगों को। नहीं, बता रहा हूँ, वो इसके लिए आपको नए एक्टर्स को हायर करना होगा और आपको अपनी फिल्मोग्राफी पे भरोसा रखना होगा कि मेरे राइटिंग में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। हाँ, मेरे क्या कहते हैं, मेरे डायरेक्शन में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। ये करना पड़ेगा आपको आपका शो रनर को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने काम पर, तभी आप कर पाओगे। वरना फिर वही बात हो जाएगी, आपने कोई बड़ा एक्टर ले लिया कि फॉर द सेक कि हम एक बड़ी मूवी बना रहे हैं तो बड़ा एक्टर चाहिए ही। ये तो है यार। अभी रणबीर कपूर आई थिंक इज प्लेइंग द रोल ऑफ राम इन द अपकमिंग रामायण मूवी, तो लेट्स सी हाउ इट कम्स। बाकी आई वांट टू मूव टुवर्ड्स द सुपर हीरो जॉनरा यार ब्रो। हैव टू आस्क, लाइक आई थिंक ये मार्वल फैन का बहुत सपना था, सीइंग डेडपूल एंड वोल्वरिन टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्वल। मतलब भाई लिटरली कैसे हो गया, क्या था, इतनी सारे मिक्स्ड कैरेक्टर्स जो देखे, इतने तेज अभी भी बहुत ज्यादा होलसम लगता है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? नहीं, काफी कमाल की चीज तो लगती है। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन मतलब हॉलीवुड की मासी मूवी है, ठीक है। आपको ह्यूमर, कॉमेडी, एक्शन देखने को मिल रहा है। आप नई लेयर दर लेयर आपको कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिल रहा है। और आई थिंक वैसे किसी को जज भी नहीं करने की जरूरत है। आप पॉपकॉर्न उठाइए, देखिए, हंसिए, एक्शन वायलेंस चल रहा है और निकल जाइए। मैं वैसे इस तरीके से मूवी को देखता हूँ। मूवी को जितना पोटेंशियल जीना था वो जी ली। बाकी काफी सारे ईस्टर एग्स आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वो लेयर दर लेयर वाली वो कोई मूवी है डेडपूल एंड वुल्वरीन। वो बस काफी सारा नॉस्टैल्जिया और आपको खुश रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए मूवी है। ओवरऑल व्हाट डू यू फील, मतलब ऐसे वाज द जस्टिस डन, जो मतलब फॉक्स के कैरेक्टर्स आप मार्वल के साथ मिक्स कर रहे हो, तो डू यू फील ऐसे उसका जस्टिस था या दिस वाज थोड़ा सा क्विक फॉर दिस टाइम? नहीं, मुझे जस्टिस तो ऑब्वियसली नहीं था, बस वो था कि आप हमेशा से देखना चाह रहे थे कि यार काश वो बचपन में झूला झूल लिया होता तो मजा आता। तो वो उस टाइप का था कि वो झूला झूलने को मिल गया बाद में। अब मैं सीरियस कहानी में देखना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग, जो कि एक्समेन 97 जो मार्वल का नया जो रीबूट आया हुआ है, सेम कहानी को फॉलो करता है। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। वो मार्वल की तरफ से लोकी सीजन 1-2 के बाद मतलब बेस्ट अपना ही है, एक्समेन 97 सीरीज। अगर नहीं देखा होगा तुम भी देख लेना। तो वहां मुझे फील होता है कि नहीं, ये सीरीज स्टोरी टेलिंग हमें लाइव एक्शन में देखनी है। और ये डिज्नी हॉटस्टार पे ही है। हाँ, डिज्नी हॉटस्टार पे ही है। काफी सीरियस, काफी मैच्योर, और देख के अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लेकर जा रहा हूँ टीवी सीरीज में से। और यही चीज जो मार्वल की कुछ टाइम से मिसिंग लग रही थी कि उनको हर मूवी मतलब बड़ी ही बनानी है सारे मासेस को प्लीज करने के लिए। उनको आई थिंक एक्समैन का जो मर्जर हुआ है, वो फॉक्स का जो मर्जर हुआ है, उन्हें एक्समैन को यही अप्रोच देनी चाहिए जो उन्होंने टीवी सीरीज को दी लाइव एक्शन में। जब वो बीच में था डेडपूल एंड वुल्वरीन, एक फन मूवी थी, चल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाए हो, अच्छा है, आप ऐसे और लेकर आओ, लेकिन साथ ही साथ जो सीरियस कहानी जो आपके आगे मल्टीवर्स सागा में एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी, वो मैं चाहता हूँ कि वो एक्समैन 97 की स्टोरी टेलिंग के तरीके से ही आगे बढ़े। हाँ, एंड आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूरी ऑडियंस पूछ रही है, व्हाई वाज थॉर क्राइंग? वो काफी अच्छी थ्योरी है कि मतलब डेडपूल ने मतलब एक अल्टरनेट वर्जन था जहाँ पे डेडपूल एंड थॉर अपने एक साथ आगे चल रहे थे, एंड मौके पे मतलब डेडपूल चेंज होके फिर लोकी में चेंज हो जाता है। तो फिर बाद में थॉर फिर लोकी को मारता है भाइयों की तरह। लेकिन शुरू में वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स वाली बात है कि हाँ टाइम से काम करते हुए आ रहे थे और डेडपूल ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया। क्योंकि मूवी का एक बड़ा थीम यही था ना कि इस यूनिवर्स में मेरी औकात क्या है। उसे एवेंजर्स से रिजेक्ट कर दिया गया, उस अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल देता है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती,
तो आई थिंक वो उसका पर्पस पूरा हो गया थॉर के साथ, एक्चुअली में आखिरी बार मर के, उसके लिए मर के। और आई थिंक वो कंप्लीशन को फील करके थॉर वहां पे रोया होगा कि अरे यार ये चला गया। कुड बी हाँ नहीं, हो सकता है। हाँ यार, एक चीज थी इसमें, आई थिंक वेरी सीरियसली व्हेन आई वाज लाइक रियली फॉलोइंग मार्वल वाज टिल द टाइम एंड गेम चल रहा था। हाँ ठीक है, तो उसके बाद आई रियली फील देयर हैव बीन सम चेंजेस इन मार्वल इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर लाइक मेकिंग देयर वेब सीरीज या मूवीज या कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं। बट व्हाट डू यू फील हैज मेजरली चेंज्ड इन एमसीयू आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम? एवेंजर्स एंड गेम आई थिंक एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था उनके पास कि अब तो कंटेंट लोगों को देना ही है, लोगों को छूट नहीं देनी है आराम करने की। वांडा विजन, फिर पता नहीं लोकी, फिर मून नाइट, मुझे अभी भी याद है 1 महीना खाली नहीं रहता था हमारे लिए। एक टीवी सीरीज खत्म हुई, नया आ गया, मूवी के पोस्ट क्रेडिट में अगली मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिल रहा है और आप लगे हुए हो टीवी सीरीज मूवी। एंड आई थिंक वो काफी उसको दिखाने के चक्कर में स्टोरी टेलिंग काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई कि हमें वीएफएक्स भी, हाँ वीएफएक्स और स्टोरी टेलिंग काफी कॉम्प्रोमाइज हो गया कि जल्दी देना। और इसके लिए जब आई थिंक डिज्नी की रिजीम चेंज हुई प्रोफेशनल लेवल पे, जब उनके नए प्रेसिडेंट आए जो भी है, तो उन्होंने एक कैप लगा दिया कि अब 1 साल में 3 या मैक्सिमम 4 कंटेंट आएगा मार्वल की तरफ से। तो एक अच्छा भी है कि हाँ आप आराम से काम करो। ऑब्वियसली अच्छा कंटेंट देने के लिए आपको टाइम लगता है, तो ये मुझे फील हुआ कि ज़्यादा कंटेंट देने की वजह से उनके पास अच्छे कंटेंट पे ध्यान देने के लिए समय नहीं था। मतलब डू यू फील कि ये डर था कि एंड गेम में जो एवेंजर्स बेसिकली रियल एवेंजर्स थे, उनका जो कल्ट था वो अब कहीं ना कहीं हमारे उससे चला ना जाए, तो उसको ग्रिप करने के लिए भाई हम कुछ भी दे, हाँ मतलब जाने नहीं देते वही ना कि हाँ अभी ये चलेगा, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बड़े बड़े हीरोज चले गए, तो अब भाई अब उनके अल्टरनेटिव में भी कुछ देना है कि बने रहो। तो आपने मून नाइट को पटक दिया, बाकी जो फीमेल एवेंजर्स थी उन्हें आके लाके दे दिया कि हाँ ये होने वाली है। और वही ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप फीमेल सुपर हीरोज को ऐसे ट्रांजिशन करके उसमें दिखा रहे हो, लेकिन अच्छे से लिख के तो दिखाओ आपकी, मतलब मैं कन्विंस तो हो पाऊँ। मैं नहीं कन्विंस हो पा रहा हूँ। आप शी हल्क भाई, शी हल्क में आप कॉमेडी दिखाओगे तो भाई कॉमेडी की वैसे भी इज्जत बहुत कम होती है, तो कहाँ से आप उसको लोग सीरियस लेंगे? एग्जैक्टली। हाँ, एंड आई थिंक अभी जो ये सबसे बड़ा मूव ऑफ मार्वल आई थिंक आफ्टर एंड गेम टू ब्रिंग आरडीजे बैक एज डॉक्टर डूम, ये आई डोंट नो, मतलब ये इन्होंने प्लान किया था रूसो ब्रदर्स ने कि उसको लाना ही लाना है कि ही इज गोना प्ले द रोल, और इट इज डन बिकॉज दे फेल्ट कि एक डिक्लाइन आ रहा है स्लोली स्टेडी। वो तो डेस्परेट मूव था ही, मतलब आरडीजे उनका लास्ट में थे कि अगर कुछ काम नहीं करेगा तो आरडीजे को वापस लाना ही है, और लिटरली कुछ काम नहीं किया तो आरडीजे को वापस लाना पड़ गया। उनका जॉनथन मेजर्स के कैंग को वो सेटअप कर ही रहे थे और नहीं हो पा रहा था, लेकिन जॉनथन मेजर्स का अगर कोर्ट केस ना चल रहा होता तो मे बी वो उसे किसी ना किसी तरीके से हैंडल करके दिखाई देते आगे। लेकिन कोर्ट का वर्डिक्ट आने की वजह से मार्वल प्रोफेशनली भी अब कुछ नहीं कर सकता था, डिस्टेंस बनाना पड़ा उन्हें एक्टर के साथ। और उसके बाद उन्हें कुछ नया बड़ा तो देना ही था, क्योंकि अब बड़े बिग बैड विलन का ट्रेंड है कि आपके पास रहना चाहिए कि बड़ा आ रहा है, भले ही आप दूसरे 10 मूवी तक सेटअप ही करते रहो। तो उन्होंने आखिरी प्रायोरिटी देखा, आरडीजे अब आप ही बचा सकते हो तो and I cannot even imagine कि what would be the price to pay, मतलब ये वही इंसान है जिसने I don't know, मतलब millions of fees was there during the time of Avengers, दोनों movies का साइन हुआ था। अब पता नहीं है कितने टाइम का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो इनका चलेगा। अरे बिल्कुल, वो आने वाले नेक्स्ट 10 साल तो मतलब रिजर्व है ही आरडीजे के लिए। आरडीजे इन मार्वल आराम से, मतलब अभी पहले तो आयरन मैन रहते थे तो इधर उधर दिख भी जाते थे, लेकिन विलन है तो सिर्फ बड़े मोमेंट्स पे ही दिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट वापस आया है तो 10 साल के लिए तो रिजर्व तो रहेंगे ही। और इसमें मुझे लगता है ये जो मार्वल के टाइम पे ना ये जो एंड गेम के बाद उन्होंने थोड़ा सा लूज किया अपना मोमेंटम एज इन द स्टोरी वाला मोमेंटम, पीपल शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर सुपर हीरो जॉनरा, जैसे द बॉयज आई थिंक बिकेम लाइक वेरी
ट्रेंडी थिंग, और मतलब सबको चाहिए था कि बॉयज देखते, और आई थिंक उसका ना एक कनेक्टिंग फैक्टर भी था। मतलब पहले 3 सीजन तो भाई मैंने तो एक लाइन में देखे है सीरियसली, इसे तो खत्म करना है, ये और क्यों नहीं है। बट यार ब्रो सीजन 4 में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आपने एपिसोड्स लंबे कर दिए, आपके पास कैरेक्टर्स भी है आपके अच्छे वाले, लेकिन तब भी आई डोंट नो व्हाट वाज लैकिंग, मतलब अब बारिंग लाइक द लास्ट फ्यू मोमेंट्स। सीजन पहले के सीजन 1 2 3 सटायर था, सोसाइटी की डुअलॉजी पे, डुअलिटी पे बोलता रहता था, और वो चीज नजर भी आती थी। लेकिन सीजन 4 में ना वो चीज इतनी रेपिटेटिव फील होने लगी कि ओके फिर अब क्या, हाँ लोग बुरे होते हैं, उनकी वाहियात फेटिशेस होती हैं, लेकिन क्या करूं अब मैं। तो वो मुझे पहले सुनने में आ रहा था कि बॉयज को लेके जाएंगे 6-7 सीजन्स तक, लेकिन अब पता चल रहा है कि अब अगले सीजन में खत्म हो रहा है नेक्स्ट वाले में। तो उन्होंने भी समझ लिया, बीच में द बॉयज मेक्सिको आ रहा है, और भी ऐसे एक्सटेंशंस आ रहे हैं, जेनवी चल रहा है, तो वो अलग अलग नाम से चला रहे थे, चलाएंगे भी आगे। लेकिन जो शुरू में बॉयज का जो था, बाकी सारे स्टूडियोज के मजे लेना, सुपर हीरोज के मजे लेना, 4 में था कि डायलॉग भी होता है ट्रेन का कि हमारी जो मूवी है उसके रीशूट्स होने वाले हैं, तो मैं अभी रीशूट करने जा रहा हूँ। और जैसे D23 मार्वल का होता है जिसमें वो अपना सारा मूवीज का पैनल दिखाते हैं, इनका V52 का था, वो सटायर मार रहे हैं कि हम अपने नेक्स्ट 30 फेजेस की मूवीज बता रहे हैं। तो ठीक है, आप हंस लेते हो, लेकिन फिर क्या, आपकी भी तो अपनी कुछ कहानी है। एग्जैक्टली। और सीजन 3 आई थिंक मेरे लिए पीक था कि उसमें सोल्जर बॉय था, एक बात तो भाई that was I think the most missed person in season 4. वो उससे बेस्ट सीजन बॉयज का नहीं हो सकता। सोल्जर बॉय वही बोला था कि जो एक प्रिमिटिव आइडेंटिटी अपनी लेकर आते हो भले आप जान रहे हो कि सबसे टॉक्सिक बंदा है वो शो का, टॉक्सिक बंदा है, बट यू वांट टू सी दैट यार भाई। डीप डार्क साइड्स तो यार सबके होते हैं ना यार, एंड एट द एंड व्हेन यू सी दीस कैरेक्टर्स यू डू कनेक्ट। तुम नहीं कर सकते हो सोसाइटी में किसी को भी गोली मार देना, किसी की भी मार देना, भाई नहीं कर सकते हो। आप जानते हो कि होमलैंडर लोगों को मारता है, बुरी बात होती है, हाँ, लेकिन जब वो सोल्जर बॉय बोलता है ना कि यू आर अ फकिंग पुसी, ठीक ना, मैं तुम्हें एक अच्छे से बड़ा कर सकता था, नहीं हो पाया। आप बता होमलैंडर को देख के फील कर पाते हो कितना पथेटिक रोता क्यों रहता है, वो बच्चे को लेकर आया है, ठीक ना, कि आई थिंक पुरानी हिंदी पिक्चरों में नहीं होता था कि इन बच्चों का मुंह देखो, क्या इन बच्चों का मुंह देखकर तुम मुझे मार सकते हो टाइप, ऐसे क्यों डरी हुई वाइफ आ रही है। हाँ, मतलब सिर पे वो जो केप है ना, वो आंचल भी ओढ़ लेता भाई वहां पे, ठीक है। तो वो आई थिंक होमलैंडर की वो पीक चीज है, वो जो अकेले में शीशे के सामने रोता रहता है अपने इमोशंस को फेस करते हुए। हाँ, लेकिन वो एक जो डेस्परेट, वो जो थर्स्ट है इसके अंदर प्यार के लिए, वैलिडेशन के लिए, जो इस नए वाले सीजन में एक्सप्लोर किया गया था कि अब नहीं मुझे प्यार चाहिए, वो सोल्जर बॉय में नहीं था। और वो जान रहा था, उसने बोल दिया था कि अगर मुझे तकलीफ होती है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ फकिंग पुसी, ठीक है। वो जानता है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, भले ही लोग बोल ले कि अपने इमोशंस को भाई शेयर किया करो, क्या है, हाँ, अपने अंदर दबा के मत रखा करो, लेकिन एक्चुअली में क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? कोई भाई क्यों ही करे भाई केयर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि आपको शेयर करना चाहिए, दबा के नहीं रखना चाहिए, वो दूसरा बंदा उल्टा ही वो चीज आपके ऊपर यूज करेगा फिर। Exactly. I think that's how relationships are screwed sometimes. हाँ यार ये चीज तो बहुत वो है यार। हम कहीं और ही चले गए, हम फिल्म से सीधा साइकोलॉजी में चले गए। हाँ, तो नहीं, इसीलिए आपको पसंद आ जाता है। सोल्जर बॉय लिए बेस्ट था, वो तो हिंट भी दिया है कि अब आ रहा है वो आखिर में। हाँ, अब देखना ये है कि उसकी पोजीशनिंग कैसे होती है। मतलब ये पहले 3 एपिसोड्स तो सीजन 4 के पता नहीं क्या थे, पर लेट्स सी। अरे हैव यू सीन द मीम, अभी जैसे ट्रम्प वर्सेस हैरिस चल रहा है ना, कमला हैरिस, लाइक पीपल आर पोजिंग ट्रम्प एज होमलैंडर एंड कमला हैरिस एज न्यूमैन। ओह भाई, हाँ, मैंने भी देखा था मीम उसको वहाँ पे। आई थिंक उनके डिबेट्स भी वहाँ पे, उनके फैक्ट चेकर्स है ना,
तो वो कुछ भी लाइन उधर बोलते हैं तो तुरंत ही फैक्ट आ जाता है कि ये झूठ बोला, ये सही बोला। और वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम भी चले जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो मीम को हम तो दूरी से इंजॉय कर रहे हैं कि देख रहे हैं आगे क्या चेंजेस होंगे। हाँ यार, लेट्स सी हाँ। कैसे होता है। और उसी पे सटायर लेने हाँ। की कोशिश किया भी था ना बॉयज का सीजन लेटेस्ट वाला। हाँ, पहले हाँ। वो सुपर हीरो मूवीज तक था, सुपर हीरोज के ऊपर था, जो कि एक आइडिया को आप छेड़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर्सनल लेवल पे चेंज कर दिए, स्टूडियो को गलती महसूस हुई वो अगले साल चेंज कर देगा। अब पॉलिटिक्स पे जब छेड़ रहे हो चीजों को, तो पॉलिटिक्स को क्या फर्क पड़ता है एक टीवी शो का सटायर से, वो तो अपना काम कर ही रहा है और करता ही रहेगा। हाँ वही है यार, एग्जैक्टली। हाँ, तो वही फील हुआ ना कि आपने मार तो दिया सटायर, लेकिन अब क्या, कुछ तो नहीं। एग्जैक्टली ब्रो। एंड पीजे ब्रो, ओवरऑल लाइक समराइजिंग द कन्वर्सेशन, मैंने आपको बीच में ही बोला था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं लास्ट पे पूछूंगा। यार अब आप ऐसे बंदे हो जिसने यार इतने टाइम से इतनी फिल्म्स देख ली, इतने रिव्यूज कर लिए, एंड आई डोंट थिंक सो यू कैन डू अ रिव्यू बाय जस्ट वन टाइम वॉचिंग समथिंग। आपको चाहिए आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ एक चीज़ को देखो, एंड देन यू एनालाइज एंड देन यू पुट आउट पर्सपेक्टिव्स। तो डू यू वांट टू मेक समथिंग आल्सो इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, या ऐसा आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो? हाँ नहीं, मैं ऑब्वियसली, मतलब मुझे रियलाइज थोड़ा सा होता है कि चलो मैं बाकी एक अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर तो नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लिखा नहीं है मैंने, लेकिन थोड़ा डिसेंट तो लिख ही लेता हूँ एटलीस्ट खुद के लिए। और एक मैंने स्क्रिप्ट लिख के कंप्लीट भी कर लिया फाइनली, शॉर्ट फिल्म के लिए पर्सनली। लेकिन अभी वो कब आएगी कब नहीं आएगी उसका मुझे सब टेक्स्ट अभी और लिखना है धीरे धीरे करके। तो ऐसे 3-4 आइडियाज ऐसे गूगल डॉक्स में से पड़े रहते हैं, कभी 4 पन्ने 5 पन्ने लिख के छोड़ दिए, किसी भी एक्ट के, कोई जरूरी नहीं है आखिरी के, शुरू के, बीच के। तो लेकिन एक कुछ हुआ था बीच में, तो मैंने फाइनली एक स्क्रिप्ट ख़त्म कर ली है। जब उस पर पढ़ता हूँ उसको, तो फिर नज़र आता है कि कोई कमी है, फिर से उसे रीराइट करता हूँ कोई ना कोई पार्ट को उठा के। लेकिन अब मुझे फील हुआ कि नहीं, अब अगर कुछ प्री प्रोडक्शन में जाऊँगा तो एक फाइनल ड्राफ्ट दूंगा उसको और फिर कुछ लिखूंगा, फिर शूट करना चाहूँगा। नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम टाइप्स? नहीं, उनके लिए तो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कुछ डायरेक्ट करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि कुछ पर्सनल लेवल पे मैं कर लूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, exactly. और टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5-2 महीने की ही बात होगी, क्योंकि लिख तो चुका ही हूँ। एंड थोड़े से वही ना कि बेसिक्स फाइन ट्यून करने हैं, बाकी तो ठीक ही है। लेट्स सी ब्रो, आई रियली होप कुछ बढ़िया निकल के आए। बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब ऑब्वियसली आपका इतना स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्टिंग टाइट है, तो वो दिख भी जाएगा स्क्रीन पे, आई होप। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ वो YouTube तक ही ना रहे। Exactly. But thank you so much bro for doing this. I hope you had a great time. My pleasure यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड फिर से करेंगे किसी दिन कभी। Definitely, maybe in an offline setup. बिल्कुल। Yeah, it was lovely यार talking to you bro. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके। Yeah. एंड नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो मिलते भी हैं। For sure. Thank you so much bro. Thank you.